हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपने पठन पाठन में लगे भिड़े पड़े होंगे दोस्त मेरे। तो चलिए शुरू करेंगे आज की शानदार कक्षा। और अगर आप तैयार हैं साइंस के लिए तो जल्दी से एक बार 8 टाइप कीजिए। आज मेरा पूरा ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। जल्दी से एक बार 8 टाइप कीजिए। इफ यू आर रेडी, जल्दी से एक बार दोस्त मेरे 8 टाइप कर दीजिए। जल्दी से एक बार 8 टाइप कर दीजिए और फिर हम लोग शुरू करेंगे आज की शानदार महामैराथन क्लास। क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 1। अगर आप तैयार हैं तो जल्दी से एक बार 8 टाइप कर दीजिए। टाइप 8 इफ यू आर रेडी। पहला द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। और दोस्त मेरे, ये बिहार दरोगा में आर्टरी वैन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित चित्र में मानव परिसंचरण तंत्र के किस घटक को दर्शाता है? ये चित्र किसको दर्शाता है? जल्दी से बता दीजिए। ये जो चित्र है ये किसको दर्शाता है? जल्दी से बता दीजिए। व्हाट इज द आंसर? ये चित्र किसको दर्शाता है? आप ध्यान से देखिएगा। एक आपने पढ़ा होगा दोस्त मेरे सिरा, और एक पढ़ा होगा धमनी। गौर से देखिएगा तो इसको हम लोग कहते हैं आर्टरीज, आर्टरी, और इसको हम लोग कहते हैं वैन। और आर्टरी, ये जो वैन है ये है तुम्हारा शिरा। वैन बोले तो सिरा और आर्टरी बोले तो धमनी। और ध्यान से देखिएगा तो इसमें एक वेल्व होता है, एक वेल्व यहां पर होता है। और वेल्व इसलिए होता है क्योंकि सिरा में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। सिरा की अगर बात करोगे, किधर कट गया यार, सिरा की अगर बात करोगे दोस्त मेरे तो सिरा में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। सिरा में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है और धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। और दोस्त मेरे, चूंकि इसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है तो इसकी मांसपेशियां मजबूत होती है। मांसपेशी जो होता है इसका मजबूत होता है, क्योंकि शुद्ध को ले जाएगा तो हाई प्रेशर पे जाएगा, शुद्ध को ले जाएगा तो हाई प्रेशर पे जाएगा, हाई प्रेशर पे जाएगा मतलब सिस्टोलिक पे जाएगा। और ये जो अशुद्ध रक्त को लेकर जाएगा ये दोस्त मेरे लो प्रेशर पे जाएगा और डायस्टोलिक पे लेके जाएगा। और आपको पता है सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक जो होता है 120/80 होता है। सिस्टोलिक बटा डायस्टोलिक जो होता है 120/80 होता है। जब हम रेस्ट में रहते हैं तब प्रेशर कम होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जब रेस्ट में होते हैं तो हार्ट का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है दोस्त मेरे? कम होता है। सिस्टोलिक 120, डायस्टोलिक 180। अब देखो ये अगर याद नहीं रहे तो इसको याद कैसे करना है? यहां है सिरा, यहां है धमनी, तो याद रखना 100 से सिरा 100 से शुद्ध रक्त नहीं होता है। यही दिमाग में रखना, 100 से सिरा 100 से शुद्ध रक्त नहीं होता है। अर्थात सिरा में अशुद्ध रक्त होता है और इसमें लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर होता है, कौन प्रेशर होता है दोस्त मेरे? लो प्रेशर होता है। और इसमें एक वेल्व लगा होता है। क्या लगा होता है? वेल्व, चूंकि अशुद्ध रक्त पीछे की तरफ ना आ जाए इसके लिए। और यहां आओगे धमनी, धमनी में शुद्ध रक्त होता है और मांसपेशियां इसकी मजबूत होती है, चूंकि शुद्ध रक्त हाई प्रेशर पर जाता है। आंसर बता दो जल्दी से, चूंकि इसमें वेल्व है तो वेल्व है तो बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा? सिरा की धमनी। व्हाट इज द आंसर? शिरा की धमनी। व्हाट इज द आंसर? लाइट कम करिए, यहां कम कर दो भाई लाइट। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखो, ध्यान से समझना। एक होता है सिरा, एक होता है फुफ्फुसिया सिरा। जब आप इसको देखिएगा, ये नीचे की ओर जब आप देखिएगा, किधर गया? ये आर्टरीज है, ये आर्टरीज है और ये वैन है। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, फुफ्फुसियस वैन है, ये पल्मोनरी वैन, और ये है आर्टरीज। इसका मामला क्या है दोस्त मेरे कि अगर आपको कह दे कि शिरा का जो काम है वही काम फुफ्फुसिया धमनी का है, वही काम फुफ्फुसीय धमनी का है, और 100 से सिरा 100 से शुद्ध रक्त नहीं होता है, इसका मतलब ये अशुद्ध रक्त के लिए होता है। और जो काम धमनी का है, जो काम धमनी का है वो काम फुफ्फुसीय सिरा का है, फुफ्फुसीय सिरा का है। और ये होता है शुद्ध रक्त के लिए, ये होता है शुद्ध रक्त के लिए। ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, न तो मामला हो जाएगा गड़बड़। ध्यान से देखो, कहते हैं सिरा का जो काम होता है वही काम फुफ्फुसीय धमनी का होता है।
सिरा का जो काम होता है वही काम फुफ्फुसिया धमनी का होता है, ये अशुद्ध रक्त के लिए होता है, अशुद्ध रक्त के लिए होता है। और जो काम धमनी का होता है वही काम फुफ्फुसिया सिरा का होता है, और ये शुद्ध रक्त के लिए होता है। ये किसके लिए होता है दोस्त मेरे? शुद्ध रक्त। याद कैसे रखना है? 100 से सिरा, 100 से शुद्ध रक्त नहीं होता है। तो जो काम सिरा का वो काम फुफ्फुसिया धमनी का, जो काम धमनी का वो काम फुफ्फुसिया सिरा का होता है। एक देखो हम याद रखते हैं, 100 से सिरा, 100 से शुद्ध रक्त नहीं होता है। इसका मतलब सिरा में अशुद्ध रक्त, इसका मतलब फुफ्फुसिया धमनी में भी अशुद्ध रक्त, फिर उसके बाद धमनी में शुद्ध रक्त, इसका मतलब फुफ्फुसिया सिरा में शुद्ध रक्त। खत्म कहानी। इसको लिख लो, इसी को याद रखना। एक बच्चा लिखता है, किताब छूटे तका भइल, मोबाइल से ज्ञान बढ़ावत वानी, नमन माईसन गुरु के जे ऑनलाइन भी रास्ता दिखावत वानी। क्या बात है। आ जाओ अगले में आ जाओ दोस्त मेरे। अगला मामला क्या कहता है? एक समान बिहार पुलिस एसआई का पीटी का क्वेश्चन है 2023 का। बढ़िया से देख लो, शिफ्ट 1 का क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक समान वृत्तीय गति में निम्न में से कौन सी राशि अस्थिर रहती है? देखो इसका हम जुगाड़ बता देते हैं, एकदम सिंपल जुगाड़ है। चाल और गतिज ऊर्जा वृत्तीय गति में, एक समान वृत्तीय गति में अगर कह दे एक समान वृत्तीय गति, बस इतने याद रखना है। चाल और गतिज ऊर्जा नियत रहता है, चाल और गतिज ऊर्जा नियत रहता है। अब बाद बाकी सब बदल जाता है। बाद बाकी कुछ भी पूछे तो वो बदलता है। अब बाद बाकी में कौन कौन आता है? देखो, बाद बाकी में वेग आता है, बाद बाकी में बल आता है, बाद बाकी में त्वरण आता है, बाद बाकी में त्वरण आता है। चाल और गति, एक समान गति है तो चाल और गति ऊर्जा नियत रहता है, बाकी सब बदलता है। अब क्वेश्चन बना दो खट से, इतने पढ़ना है। और ये जब वृत्तीय गति में है, एक समान वृत्तीय गति में, तो हमेशा ध्यान रखना वेग की दिशा जो होती है वो स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। स्पर्श रेखा वह रेखा होता है जो किसी वृत्त को छूता हुआ जाता है, और अभिकेंद्र त्वरण और अभिकेंद्र बल की जो दिशा होती है वो केंद्र की ओर होती है। एक क्वेश्चन पूछता है कि अगर किसी बॉल को पकड़कर घुमाया जाए और रस्सी टूट जाए तो बताओ वो किस दिशा में जाएगा? तो भैया वो स्पर्श रेखा की दिशा में चला जाएगा। अगर किसी बॉल को रस्सी में बांधकर घुमाया जाए तो वो वेग की दिशा चूंकि स्पर्श रेखा की दिशा में होती है तो वो स्पर्श रेखा की दिशा में चला जाएगा। आपको बिहार दरोगा में इतने पूछता है, बाकी छोड़िए अन्य एग्जाम का। हम सिर्फ जब बिहार दरोगा पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ बिहार दरोगा की बात करेंगे, ऐसा नहीं कि सबको एक के जैसा पढ़ा दिए। सिर्फ बिहार दरोगा का आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है दोस्त मेरे, वो बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर है। देख लो, बिहार पुलिस एसआई पीटी 17/12/2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, और इसके खानदान में इतने क्वेश्चन है। अभिकेंद्र बल के लिए तुमको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन अपकेंद्र बल का फॉर्मूला, अपकेंद्र बल से 2 एग्जाम्पल पूछेगा। अपकेंद्र बल वह बल होता है जो बाहर की ओर लगता है। अपकेंद्र बल जो है वह बल होता है जो बाहर की ओर लगता है। और अपकेंद्र बल का जो एग्जाम्पल पूछेगा, बस 2 को पूछता है। वॉशिंग मशीन में कपड़े का साफ होना जो आपको पूछा जाता है बिहार दरोगा में, और दूसरा पूछा जाता है दूध से मक्खन का अलग होना। दूध से मक्खन का अलग होना, दूध से मक्खन का अलग होना। एक बार बढ़िया से देख लो, अपकेंद्र बल का एग्जाम्पल है वॉशिंग मशीन में कपड़े का साफ होना, दूध से मक्खन का अलग होना। ये 2 एग्जाम्पल है। अपकेंद्र बल बाहर की ओर लगता है, अभिकेंद्र बल अंदर की ओर लगता है। वेग की दिशा स्पर्श रेखा में होती है, चाल और गति ऊर्जा नियत रहता है, बाद बाकी सब एक समान वृत्तीय गति में बदल जाता है। कोई भी बॉल अगर है उसको, वो अगर रस्सी उसका टूट जाएगा तो वह स्पर्श रेखा की दिशा में चली जाएगी, क्योंकि वेग की दिशा तो स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। पूछेगा अपकेंद्र बल का उदाहरण कौन कौन है? कहेंगे वॉशिंग मशीन, दूध से मक्खन का अलग होना। कहेगा बताओ वेग की दिशा किधर है? स्पर्श रेखा की दिशा में। स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को छूता हुआ जाता है। कहेगा अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र त्वरण की दिशा किधर की ओर है? केंद्र की ओर है। अपकेंद्र बल किधर की ओर है? बाहर की ओर है। चाल और गतिज ऊर्जा नियत रहती है, चाल और गतिज ऊर्जा नियत रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा चाल। क्या नियत राशि है? अस्थिर राशि मतलब नियत राशि। ये चला हमारा क्वेश्चन नहीं है, हम अपने मन से नहीं दिए हैं तोरा। इस सब तोहर क्वेश्चन है, पीटी का तोहर क्वेश्चन है शिफ्ट 1 का। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अति मिश्रणीय, अति यहां होगा मिश्रणीय द्रवों को अलग करने की विधि है? बिहार पुलिस एसआई पीटी का क्वेश्चन है। इसका 2 क्वेश्चन पूछता है, याद रखना। एगो आसवण जिससे समुद्री जल को शुद्ध करते हैं, समुद्री जल का शुद्धिकरण, और एक होता है प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन ये होता है पेट्रोलियम का शुद्धिकरण।
पेट्रोलियम का शुद्धिकरण, एक होता है आसवन समुद्री जल का शुद्धिकरण, एक होता है प्रभाजी आसवन पेट्रोलियम का शुद्धिकरण। याद कैसे रखना है, इसका इंग्लिश होता है डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन। तो भैया डिस्टिल वाटर पीते हो ना, तो समुद्री जल को शुद्ध करके डिस्टिल वाटर पीते हैं। अब पेट्रोल, 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 तो पेट्रोल में डीजल केरोसिन पूरा घुला मिला रहता है, अति मिश्रणीय होता है, बहुत भयानक मिश्रणीय होता है। लेकिन समुद्री जल में नमक और पानी बहुत ज्यादा मिश्रणीय नहीं होता है। ये जो समुद्री जल होता है ये कम मिश्रणीय है, क्योंकि इसमें नमक और पानी होता है। आई डीजल अब केरोसिन को मिला दो, तोरा पते नहीं चलेगा कौन क्या है। ये अति मिश्रणीय है, ये अति मिश्रणीय है। पेट्रोलियम पदार्थ को मिला दीजिए, अति मिश्रणीय है। अब बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा। सर आपकी कृपा से बिहार पुलिस में ज्वाइन कर लिया हूं और अभी सुपौल में ट्रेनिंग कर रहा हूं, बस 4 स्टार लगवा दीजिए। क्या बात है दोस्त। देखियो, हम जो हमारी टीम जो पढ़ाती है, हमारा दोस्त पटना में एक ही चीज़ है कि वहाँ उनके यहाँ कंटेंट मिलता है। जब आप पढ़िएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ना हमारे यहाँ कोई मेगा लॉन्चिंग होता है, ना आज तक पटना में एक भी पोस्टर हमने टांगा है। और हमारे यहाँ दोस्त मेरे सिर्फ पढ़ाई होती है। हमारे यहाँ के आप आर्ट्स के टीचर से मिलिएगा तो आपको लगेगा कि जहाँ हम पढ़ रहे हैं शायद वो कम था। जब आप हमारे यहाँ के आर्ट्स के टीचर से मिलिएगा दोस्त मेरे, तो आपको ये पता चलेगा कि जो हम पढ़ रहे थे वो शायद कम था। आज आप मिलिएगा तो आपको अपने पता चलेगा। हाँ, लेकिन 20 दिन 20 कक्षा अगर आप कर लीजिएगा तो जो क्वेश्चन पूछा है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा उस टाइप का तो आपका छूटेगा नहीं। आंसर बता दीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा। द राइट आंसर इज प्रभाजी आसवन। दुएगो है ये है, आसवन समुद्री जल का शुद्धिकरण, प्रभाजी आसवन पेट्रोलियम का शुद्धिकरण। लो एक और क्वेश्चन आ गया, बिहार एसआई, बिहार पुलिस एसआई पीटी 2023 का क्वेश्चन है। कॉपर छीलन का सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त होता है। कॉपर का छीलन ले लो, H2SO4 से अभिक्रिया करवा दो और क्या मुक्त होता है। 25 से 30 नंबर का साइंस रहता है, मामला एकदम धमाकेदार रहता है। लेकिन अगर सरिया के बनाओगे तब, अब एकदम सिंपल है दोस्त मेरे, ECU H2SO4 से अभिक्रिया करेगा तो ये एकदम H2S नहीं देगा, कभी नहीं देगा, SO2 दे देगा, ये SO2 दे देगा, सल्फर डाइऑक्साइड दे देगा। कॉपर जब भी देखो धातु सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया करेगा SO2 दे देगा, या हाइड्रोजन गैस भी देगा, एंड हाइड्रोजन गैस भी देगा। ये अम्ल जब भी धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है, चूंकि वो है नहीं तो राइट आंसर इज SO2। देखो इसके तर्ज पर जो क्वेश्चन तुमको पूछ सकता है वो ये पूछेगा CaCO3 को गर्म करेंगे तब क्या देगा, तो ये CO2 गैस देता है, ये CO2 गैस देता है। अच्छा बताओ, बेकिंग सोडा जो बेकरी उद्योग में यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा, इस सब जो है कौन सा गैस देगा। एक ऑप्शन है तुम्हारे पास CO2 और दूसरा ऑप्शन है CO। बताओ तो कौन सी गैस देगा। CaCO3 तो चलो ये गर्म करोगे CaO प्लस CO2 देगा। हम थोड़ा दोस्त में लेड नाइट्रेट भी गरमा सकते हैं, लेकिन थोड़ा पूछेगा नहीं, लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हो सकता है पूछ दे। तो लेड नाइट्रेट जब गर्म करोगे ना, PbNO3, कुछ ही रिएक्शंस हैं दोस्त मेरे। PbNO3 हॉल 2 जब गर्म करोगे, ये गर्म का सिंबल है त्रिभुज, ये PbO प्लस NO2 प्लस O2, ये सब देखो तो कहां थोड़ा फूसेंट में मिल जाता है। पूरा फूसेंट पढ़ लोगे ही नहीं मिलेगा। जल्दी बताओ व्हाट इज द आंसर। कहते हैं जब CaCO3 को गर्म करेंगे CaO प्लस CO2 में टूटेगा। जितना सोडा है सब किस में टूटेगा, जल्दी बताओ। जितना सोडा है सब CO2 देता है। जितना सोडा है दोस्त मेरे सब का सब CO2 देता है। जितना सोडा है सब का सब CO2 देता है। जितना सोडा है दोस्त मेरे सबके सब CO2 देता है। याद रखिएगा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा कुछ भी हो CO2 देगा। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा कुछ भी हो CO2 देगा। अगला देख लो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर। कहते हैं आहार नाल में के किस भाग में भोजन का अंतिम रूप से पाचन होता है, जल्दी से बता दो। एक है अमाशय, एक है मुख गुहा, एक है बड़ी आंत, एक है छोटी आंत। ध्यान से देखिएगा, ये छोटी आंत में जो है ना, ये थोड़ा सा हम चलते हैं इस पर,
ये आपका दोस्त मेरे माउथ कैविटी है, माउथ कैविटी है, अगर आपको दिख रहा होगा माउथ कैविटी है। ये इसी में चलते हैं। तो ये आपका देखिएगा माउथ कैविटी है, ये इसको कहते हैं मुख गुहा। मुख गुहा जो ऑर्डर होता है वो देखो क्या होता है, एक होता है मुख गुहा, मुख गुहा, मुख गुहा जिसको आप माउथ कैविटी मुंह में लेते हैं। उसके बाद ये चला जाता है अमाशय में। कहाँ चल जाता है दोस्त मेरे? अमाशय में। अमाशय से चल जाता है ये छोटी आंत में, छोटी आंत में। छोटी आंत से चल जाता है ये दोस्त मेरे बड़ी आंत में। हम अगर एकदम जे पूछता है उस सब बता देते हैं, ये बड़ी आंत में चल जाता है। तो दोस्त मेरे छोटी मुख गुहा, मुख गुहा से अमाशय, अमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत। अब बड़ी आंत से रेक्टम होते हुए एनस होते हुए बाहर निकल जाता है। अब जो ये मुख गुहा है, माउथ कैविटी, यहां पर दोस्त मेरे पाचन शुरू होता है, यहां पाचन शुरू हो जाता है। पाचन क्या है? पाचन है भोजन को तोड़ना। आ कर लेते हैं तो भोजन टूट जाता है, तो वही पाचन है। पाचन कुछ नहीं है, एनसीईआरटी में क्लियर लिखा हुआ है पाचन क्या है, भोजन को तोड़ना ही पाचन होता है। अब देखो उसके बाद यहां कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन यही होता है। फिर आ जाओ अमाशय में। अमाशय का आकार, अमाशय का आकार जे आकार का होता है, जे आकार का होता है। अमाशय की बात करोगे यहां से HCl का स्राव होता है, HCl का स्राव होता है। छोटी आंत में आओगे संपूर्ण पाचन यही होता है। संपूर्ण पाचन जो है, भोजन का संपूर्ण पाचन जो है, पाचन भी एंड अवशोषण भी, पाचन भी और अवशोषण भी यही होता है। भोजन का संपूर्ण पाचन और अवशोषण। यहां पर आओगे ये पानी का अवशोषण करता है, पानी अवशोषण जो है वो यही होता है। पानी का अवशोषण जो है वो यही होता है। पानी का दोस्त मेरे अवशोषण की बात करोगे, पानी का अवशोषण यही होता है। अब ध्यान से देख लो, इतना चीज पूछेगा। ऑर्डर क्या रहेगा? पहले मुख गुहा एक इसोफेगस में जाता है, इसके बीच में आप कह सकते हैं एक और चीज ग्रास नली। ये यहां पर जो है दोस्त मेरे ये ग्रास नली में जाएगा, एकदम आराम से समझ लो। ये कहां जाएगा? मुख गुहा से जाएगा ग्रास नली में। ग्रास नली में क्रमाकुंचन विधि द्वारा, क्रमाकुंचन विधि द्वारा भोजन जाता है अंदर। देखो मुख गुहा से जाएगा ग्रास नली, ग्रास नली से जाएगा अमाशय, अमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, बड़ी आंत से रेक्टम। ये मुख गुहा होते हुए ग्रास नली होते हुए अमाशय, अमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत होते हुए बाहर। अब आपको कहेगा बताओ पाचन कहां शुरू होता है? मुख गुहा में। कहेंगे कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां होता है? तो कहेंगे मुख गुहा में, माउथ कैविटी में। फिर कहेगा ग्रास नली, इसोफेगस, इसमें क्रमाकुंचन विधि द्वारा भोजन अंदर जाता है। फिर कहेगा इसका आकार जे के आकार का होता है। इसमें HCl का स्राव कहां होता है? अमाशय में। संपूर्ण पाचन और अवशोषण कहां होता है? छोटी आंत में। बड़ी आंत में किसका अवशोषण होता है? पानी का अवशोषण। फिर रेक्टम से बाहर निकल जाता है। फिर रेक्टम से कहां निकल जाता है? सर हम बिहार पुलिस का ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपके बिहार पुलिस के क्लास से बिहार पुलिस बने हैं। बहुत बढ़िया दोस्त मेरे, बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। मुख गुहा से कहां? ग्रास नली, ग्रास नली से अमाशय, अमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत। अब कह रहा है आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप से पचता है? बताओ जल्दी से, व्हाट इज आंसर? आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप से पचता है? छोटी आंत में। संपूर्ण पाचन कहां होता है? छोटी आंत में। अगला अगला बताओ व्हाट इज आंसर? एक दूरदर्शी में अभिदेशक उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है? देखो बिहार पुलिस का क्वेश्चन है। दूरदर्शी का काम है दूर की चीजों को देखना। दूरदर्शी का काम क्या है दोस्त मेरे? दूर की चीजों को देखना। पढ़ना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। कहता है एक दूरदर्शी में अभिदेशक उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण क्यों यूज करते हैं? क्योंकि दोस्त मेरे परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असामान्यता एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है, एवं दर्पण उत्तल लेंस जैसे कि तुलना में हल्का भी होता है। देखो परवलय दर्पण में रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर दूर की वस्तु को आप देखिएगा ना तो उसका रंग बदल भी जाएगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो दिखेगा। इसलिए उत्तल लेंस की जगह हम लोग
परवलय दर्पण का उपयोग करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए दूरदर्शी में उत्तल लेंस यूज करते हैं, उसके जगह परवलय दर्पण दीजिएगा तो किसी भी रंग का वस्तु रहेगा तो आप देख पाइएगा। अगला क्वेश्चन बताओ क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसमें कोई भी झिल्ली नहीं होता, बताओ जल्दी से। कोई भी झिल्ली नहीं होता है। विषाणु का नाम सुने हो? विषाणु की अगर हम बात करें, ये कोशिका सिद्धांत को नहीं मानता है। कोशिका सिद्धांत स्लाइड एंड स्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत नहीं मानता, नहीं मानता। कोशिका सिद्धांत को वायरस नहीं मानता। अत्यधिक उच्च ताप, उच्च ताप, उच्च ताप और निम्न ताप एंड निम्न ताप, उच्च ताप और निम्न ताप पर मरता नहीं है, पर मरता नहीं है। उच्च ताप और निम्न ताप पर मरता नहीं है, मरता नहीं है। और ये जो है दोस्त मेरे, कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता, इसमें कोई झिल्ली नहीं होता। पादप कोशिका में दो चीजें, पादप कोशिका की अगर हम बात करें, इसमें दो चीजें जो होती है वो जो जंतु में नहीं होता, लवक और कोशिका भित्ति। लवक और कोशिका भित्ति जो है ये केवल पादप में होता है, ये केवल पादप में होता है, ये केवल पादप में होता है, केवल पादप में होता है। और पादप की कोशिका भित्ति, लवक और कोशिका भित्ति केवल पादप में होती है। कवक कोशिका, बताओ कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? एक कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? एक ऑप्शन है तुम्हारा सेलुलोज, सेलुलोज। एक ऑप्शन है तुम्हारा काइटिन। ये तो मार दो सरिया के, कितना बार पढ़ा होगा। कवक की कोशिका भित्ति, पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की, जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की। बताओ जल्दी। अरे शायरी बाद में कर लेना दोस्त, पढ़ाई पे ध्यान दे ले। शायरी बाद में कर लियो दोस्त मेरे, आज नौकरी वोकरी लग जाएगी, तेरी शायरी अस्थिर से सुनेंगे। अभी आंसर बता दें। कवक जो है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की या काइटिन की? कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की, पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की, जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की। जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की। लवक और कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में नहीं। और जंतु और पादप में दोनों में कॉमन है कोशिका झिल्ली। बताओ एक आंसर। कहते हैं निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका में प्रोटीन का कारखाना कहते हैं? देखो यह है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्रेब चक्र चलता है, क्रेब चक्र चलता है, इसी में एटीपी का निर्माण होता है। इसी को पावर हाउस कहते हैं। हम दोस्त मेरे कोशिश करेंगे कि तुम्हारा क्वेश्चन ना छूटे, जितना बन पड़ेगा 20 दिन में। राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन, प्रोटीन। इतने क्वेश्चन पूछेगा जितना अभी लिखा रहे हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन जो होता है ये एमिनो अम्ल से बनता है, प्रोटीन एमिनो अम्ल से बनता है। और ये जो प्रोटीन है दोस्त मेरे, इससे उत्तक का निर्माण होता है, और उत्तक से अंग का निर्माण होता है, अंग से शरीर का निर्माण होता है। सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें, ये अर्धपारगम्य होता है, अर्धपारगम्य होता है। कौन? सेल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य होता है, अर्धपारगम्य होता है। और ये प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का बना होता है। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म होगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ये केंद्रक है। केंद्रक जो है, ब्रेन ऑफ द सेल जो है, इसको हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। न्यूक्लियस को हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, न्यूक्लियस को हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी हो गया। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली हो गया। लाइसोसोम क्या हो गया? आत्महत्या की थैली। किस कोशिकांग के कोशिका को प्रोटीन का कारखाना कहते हैं? राइबोसोम को। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। पेशेंस होगा तभी पढ़ पाएगा दोस्त मेरे, न तो एक दिन पढ़ेगा एक दिन छोड़ेगा, तो उससे जिंदगी में कभी नौकरी नहीं होना है। हम दोस्त कोशिश करेंगे कि तुम्हारा जितना क्वेश्चन टाइप का आता है वो सब क्वेश्चन तुम्हारे पास, जितना मेरा अनुभव है, तुम्हारा जितना भी क्वेश्चन है उस सब को ओवरऑल करके उस तरीके से पढ़ा दिया जाए कि तुम्हारा क्वेश्चन ना छूटे। बताओ जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? राइबोसोम हो जाएगा। बताओ तो राइबोसोम कहां होता है? राइबोसोम जो होता है, देखो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, अंतःप्रद्रव्यी जालिका, इसमें दो भाग होता है, एक रफ होता है, एक स्मूथ होता है। रफ जो होता है दोस्त मेरे,
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो भाग, एक रफ और दूसरा स्मूथ। रफ की अगर हम बात करें, यहीं पर राइबोसोम पाया जाता है, रफ पर राइबोसोम पाया जाता है। और जो स्मूथ है इसमें लिपिड और वसा का निर्माण होता है, लिपिड और वसा का निर्माण होता है। आंसर बता दो। न्यूक्लियस को केंद्रक कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब चक्र होता है, एटीपी का निर्माण, पावर हाउस ऑफ द सेल। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन से एमिनो अम्ल से बनता है, प्रोटीन से उत्तक, उत्तक से अंग बनता है। सेल मेम्ब्रेन अर्ध पारगम्य होता है और यह प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का बना होता है। हो गया आंसर। हरित लवक केवल पादप में होगा, हरित लवक केवल लवक है, हरित लवक प्रकाश संश्लेषण केवल पादप में होगा। अगला, फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा, बिहार पुलिस एसआई का 2023 का क्वेश्चन है, बताओ क्या करता है। फिटकिरी स्कंदन करता है, स्कंदन का मतलब जमना। अब आप देखे होंगे जब भी आपका दाढ़ी वगैरह बनाता है और जरा सा भी रक्त निकलने लगता है, फिटकिरी लेके ऐसे ऐसे कर देता है ताकि रक्त का थक्का बन जाए। रक्त का थक्का ही स्कंदन है, रक्त का थक्का ही स्कंदन है। अपोहन बोले तो डायलिसिस, कृत्रिम विधि से रक्त का छानना, 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 कृत्रिम विधि से रक्त का छानना। ध्यान से देखो दोस्त मेरा, जो भी क्वेश्चन करवाएंगे हमारे जितने भी टीचर आएंगे वो ओरिजिनल क्वेश्चन करवाएंगे और उसके आसपास के सारे क्वेश्चंस करवा देंगे, जितना भी उसके आसपास में क्वेश्चंस बन रहा है, ताकि तुम ही नहीं कहोगे ये पूछेगा, ये तो कभी नहीं पूछता है, ये तो पूछ ही नहीं सकता है। तो दोस्त मेरे, इसलिए हम आपके लिए ओरिजिनल क्वेश्चन और उसके आसपास का क्वेश्चन करवा रहे हैं। कृत्रिम रूप से रक्त को छानना डायलिसिस कहलाता है, अपोहन कहलाता है। बताओ तो पौधा में क्या होता है। पौधा में एक ऑप्शन है तुम्हारा वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण होता है, और दूसरा अब दोस्त मेरे जो बिहार दरोगा का क्वेश्चन है ना, लूसेंट मतलब उस टाइप की किताबों से बहुत दूर चला गया है, बहुत दूर चला गया, बहुत 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 दूर, उसकी पहुंच में नहीं है। अब बताओ जल्दी, व्हाट इज द आंसर। फिटकिरी गंदे पानी की प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करता है, स्कंदन, जमाना। जैसे को फिटकिरी ऐसे भी हम लोग ऐसे ऐसे रगड़ के जमाने का ही तो काम करते हैं। पौधा में बताओ क्या होता है, वाष्पीकरण की वाष्पोत्सर्जन। पौधा में वाष्पोत्सर्जन होता है। क्या होता है दोस्त मेरे, वाष्पोत्सर्जन होता है। अपोहन बोले तो डायलिसिस, कृत्रिम विधि से रक्त का छानना। आंसर बताओ। शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण, शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण ये क्या है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस, पढ़े हो। एक होता है दोस्त मेरे माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, पढ़ा होगा तो जरूर पढ़ा होगा। अब देखो, मियोसिस बोले तो अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, एकदम आराम से पढ़ लोगे, समझ में आ जाएगा। माइटोसिस बोले तो समसूत्री विभाजन, इसमें विभाजन के बाद आधा हो जाता है और इसमें विभाजन के बाद समान रहता है। इसमें जो आधा होता है, अर्धसूत्री विभाजन में जो आधा होता है दोस्त मेरे, ये जनन के लिए, जनन के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। और ये जो है शरीर की वृद्धि, शरीर की वृद्धि में अगर कहेगा तो समसूत्री विभाजन, माइटोसिस, या घाव वगैरह भरता है ना, तो घाव वो भरा तो शरीर में ना वृद्धि हुआ, तो ये भी हो जाता है दोस्त मेरे समसूत्री विभाजन। अब बता दो जल्दी से, अर्धसूत्री आधा एकड़ आधा ओकर, यानी जनन में हम लोग अर्धसूत्री विभाजन का प्रयोग करते हैं। समसूत्री कहता शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है। आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। शुक्राणु और अंडाणु का यहां निर्माण से अधिक कर दो संयोग, यहां संयोग कर दो। अब बड़ा बताओ आंसर क्या हो जाएगा। शुक्राणु और अंडाणु का संयोग होता है, संयोग हो रहा है मतलब जनन की बात हो रही है। जल्दी बताओ व्हाट इज द आंसर, क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ।
शुक्राणु और अंडाणु का संयोग की बात हो रही है। व्हाट इज द आंसर? ऑल। शुक्राणु और अंडाणु का संयोग होता है, यही क्रिया निषेचन कहलाती है। और यह क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। व्हाट इज द आंसर? ओनली मियोसिस, दैट इज अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन बी। और जब समान होगा यानी शरीर में वृद्धि या घाव वगैरह में कह देगा तो माइटोसिस हो जाएगा। एक लाइन में समझ, आधा एकर आधा ओकर यानी अर्धसूत्री यानी जनन। आधा एकर आधा ओकर अर्धसूत्री यानी जनन। इसका मतलब समसूत्री होगा तो शरीर में वृद्धि घाव के भरने के लिए। अगला बताओ, वायु में ध्वनि तरंग का विचरण। देख लो, बिहार दरोगा पीटी का क्वेश्चन है 2023 का। विचरण, अब ध्यान से देखिएगा, अनुप्रस्थ तरंग होता है, केवल अनुदैर्ध्य तरंग होता है, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार का तरंग होता है। वायु में क्लियर कर दिया। देख लो, ध्वनि तरंग की अगर हम बात करें तो पहले अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ होता क्या है? अनुप्रस्थ का मतलब होता है दोस्त मेरे, ये ऐसे कंपन करता है, 90 डिग्री पर कंपन करता है। और अनुदैर्ध्य का मतलब होता है ये समानांतर कंपन करता है, 0 डिग्री पर कंपन करता है। अब अगर हम ध्वनि तरंग की बात करें, ध्वनि तरंग हवा में जैसा रास्ता मिलेगा वैसा जाएगा। हवा में सीधा रास्ता मिलता है तो सीधा जाएगा, यानी अनुदैर्ध्य है। हवा में अनुदैर्ध्य है। हवा में क्या है दोस्त मेरे? अनुदैर्ध्य। आज सच पूछो तो तुमको इतना नहीं पढ़ना है, सीधा सीधा बात करो जो हम कह रहे हैं। ध्वनि तरंग जो है वो अनुदैर्ध्य है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य है। बाद बाकी जितना भी तरंग पूछे, बाद बाकी कोई भी तरंग पूछे तुमसे तक सीधा कहना अनुप्रस्थ है। अनुदैर्ध्य मतलब होता है सीधा, अनुदैर्ध्य मतलब होता है सीधा यानी 0 डिग्री यानी समानांतर। अनुप्रस्थ मतलब होता है लंबवत, लंबवत मतलब 90 डिग्री। अब बाद बाकी में कौन कौन आता है देखो, इसमें प्रकाश तरंग आता है, प्रकाश तरंग आता है, और दोस्त मेरे विद्युत चुंबकीय तरंग आता है। हम दोस्त मेरे पूरी टीम लगाए हैं कि क्वेश्चंस वो सारे पढ़ाएंगे, जो एक क्वेश्चन अगर है तो उसके खानदान का सारा क्वेश्चन साइंस और आर्ट्स का करवाएंगे हम लोग, एक भी नहीं छोड़ेंगे। कंटेंट आप कहीं पढ़ते होंगे और अभी यहां पढ़ रहे हैं, अच्छा लगेगा तो पढ़िए, और नहीं अच्छा लगेगा जहां अच्छा लगे वहां पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो कोशिश करेंगे दोस्त मेरे कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट आप तक पहुंचे। एकदम सिंपल करते हैं, बहुत ज्यादा अंदर नहीं घुसते हैं, जितना से क्वेश्चन बन जाए उतने बात करते हैं। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि तरंग कैसा तरंग है दोस्त मेरे? अनुदैर्ध्य तरंग है 0 डिग्री पर। बाद बाकी अनुप्रस्थ तरंग है, बाद बाकी अनुप्रस्थ तरंग है 90 डिग्री पर। प्रकाश तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग है, जितना भी है सब अनुप्रस्थ है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य है। ध्वनि तरंग का वेग कहोगे 332 मीटर पर सेकेंड है। अब बाद बाकी जितना है सबका वेग 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। यानी अगर आपको कह दे कि प्रकाश तरंग का वेग, कहेंगे 3 गुना 10 पर पावर 8, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग 3 गुना 10 पर पावर 8। जल्दी से लिख लो। हवा में कह रहा था, हवा में ध्वनि तरंग कैसा तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग, केवल अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में कंपन करता है। आंसर केवल अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में कंपन करता है। एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है, और इसके खानदान में इससे 25 से 30 क्वेश्चन। कहेगा बताओ प्रकाश तरंग कैसा तरंग? अनुप्रस्थ तरंग। कहेगा विद्युत चुंबकीय तरंग, गामा, एक्स, पराबैंगनी, दृश्य, अवराक, सूक्ष्म, रेडियो, दीर्घ कैसा तरंग? अनुप्रस्थ तरंग। कैसे कंपन करता है? लंबवत। अनुदैर्ध्य तरंग कैसे कंपन करता है? समानांतर। कहेगा ध्वनि तरंग का वेग कितना होता है? 332। कहेगा प्रकाश तरंग का वेग या विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग 3 गुना 10 पर पावर 8। और निर्वात में ध्वनि का वेग होता है 0। निर्वात में ध्वनि का वेग होता है 0। निर्वात में ध्वनि का वेग, निर्वात में ध्वनि जो है उसका वेग होता है 0। 25 से 28 क्वेश्चन दोस्त मेरे साइंस का रहेगा। बताओ इमरजेंसी आपातकालीन हार्मोन, बिहार एसआई का क्वेश्चन है, बढ़िया से देख लो। आपातकालीन हार्मोन किसको कहते हैं? जल्दी बता। व्हाट इज द आपातकालीन हार्मोन किसको कहते हैं? जल्दी बताओ। एड्रिनलिन ग्लैंड को कह दें। एड्रिनलिन ग्लैंड से निकलता है एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है एड्रिनलिन हार्मोन, और इसका संबंध सीधा हृदय के उत्तेजना से है।
इसका संबंध हृदय के उत्तेजना से है, हृदय के उत्तेजना से है। इंसुलिन का संबंध रक्त शर्करा, रक्त में शर्करा की मात्रा को मेंटेन करता है। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये फीमेल सेक्स हार्मोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन है। अब दोस्त हम सेक्स हार्मोन जो है, सेक्स हार्मोन की बात करोगे, अगर मेल में बात करोगे तो मेल में आता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल में अगर हम बात करें, फीमेल में अगर हम बात करें तो इसमें दूगो आता है, एगो प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, और एक आता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ये अग्नाशय के बीटा सेल से निकलता है। ये अग्नाशय के, तुम अपने से जितना देर में दोस्त मेरे हम अगर पढ़ाएंगे या मेरी टीम पढ़ाएगी आपको 1.5 घंटा, तो 1.5 घंटा में तुम 500 प्लस क्वेश्चन रिवीजन कर पाओगे, ज्यादा ही। हाँ, लड़ो या उड़ो हार्मोन। अगर हम पढ़ाएंगे ना तोरा 35 मिनट साइंस, तो कम से कम 150 क्वेश्चन पढ़ाएंगे। अपने से पढ़ोगे 35 मिनट, तो ओकरा में दोस्त मेरे तुम कईगो पढ़ोगे वो देख लो। अगर फायदेमंद बुझाए तो डेली आके पढ़ लेना। हमारी पूरी टीम 2 घंटा पढ़ाएगी, 2 घंटा में डेली हम आपको कम से कम 300 से 400 अप्रॉक्स 350 से 400 क्वेश्चन का रिवीजन करवा देंगे। 350 से 400 क्वेश्चन का रिवीजन हम डेली आपका करवा देंगे। अब वो भी ओरिजिनल क्वेश्चन और उसके आसपास के सारे क्वेश्चन। देख लो तुम्हारे लिए फायदेमंद है कि नहीं। सेल्फ स्टडी मान लीजिए आप बैठ के करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आप 1.5 घंटा में 400 क्वेश्चन नहीं है ना पढ़ लीजिएगा, 350 क्वेश्चन नहीं है ना पढ़ लीजिएगा। लेकिन हमारी टीम आपको कम से कम 350 से 400, 1.5 से 2 घंटा में पढ़वा देगी। आंसर बताओ। कहते हैं एक जटिल अस्थाई उत्तक, देखो पादप उत्तक 2 प्रकार के, एक विभाज्योत्तक उत्तक और दूसरा अस्थाई उत्तक। जब विभाज्योत्तक उत्तक विभाजन करना बंद कर देता है तो इसी से अस्थाई उत्तक बनता है। अब विभाज्योत्तक उत्तक 3 प्रकार का, शीर्षस्थ विभाज्योत्तक उत्तक, पार्श्व विभाज्योत्तक उत्तक, अंतर्वेशीय विभाज्योत्तक उत्तक। अस्थाई उत्तक 2 प्रकार का, एक हो गया सरल, एक हो गया सरल, एक हो गया जटिल। सरल 3 प्रकार का, कौन कौन? एक मृदु उत्तक, स्थूलकोण उत्तक, पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। जटिल 2 प्रकार का, जाइलम और प्लोएम। क्वेश्चन तुमको पूछा है जटिल अस्थाई उत्तक, तो जटिल 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 अस्थाई उत्तक कौन है? तो देखो तो प्लोएम और जाइलम को जटिल अस्थाई उत्तक कह सकते हैं। देख लो बढ़िया से, प्लोएम और जाइलम को, ये प्लोएम और जाइलम को जटिल अस्थाई उत्तक कह सकते हैं। तो बता दो जल्दी से कौन हो जाएगा? जाइलम। जाइलम जल और खनिज लवण का वहन करता है। स्क्लेरेन्काइमा कठोरता के लिए जिम्मेवार है। कॉलेनकाइम पेरेन्काइमा पौ से प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेवार है, प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेवार है। और कॉलेनकाइमा लचीलापन के लिए जिम्मेवार है। अब ध्यान से देख लो, जाइलम यह है शीर्ष विभाज्योत्तक उत्तक। उत्तक से दोस्त मेरे क्वेश्चंस पूछता है, ध्यान से देख लो। जाइलम जल का वहन करेगा, प्लोएम खाद्य पदार्थ का वहन करेगा। देखो इसको कैसे याद रखना, पौ से प्रकाश संश्लेषण, पौ से पेरेन्काइमा, पौ से प्रकाश संश्लेषण, पौ से पेरेन्काइमा, पौ से प्रकाश संश्लेषण। कॉलेनकाइमा लौ है तो लचीलापन के लिए। स्क्लेरेन्काइमा तो इसका नाम है दृढ़ उत्तक, ये कठोरता के लिए जिम्मेवार होता है। अब प्लोएम जो है खाद्य पदार्थों का वहन करता है, प्लोएम खाद्य पदार्थ। पेरेन्काइमा पौ से प्रकाश संश्लेषण। कॉलेनकाइमा ल है लचीलापन के लिए, स्क्लेरेन्काइमा कठोरता के लिए। जितना नट्स वगैरह होता है दोस्त मेरे, ये जो नट्स वगैरह होता है उसके ऊपर का जो कवर होता है उस सब स्क्लेरेन्काइमा का होता है। शब्द देखो, ये जो विभाज्योत्तक उत्तक है अगर आप पढ़े होंगे तो ये लंबाई में वृद्धि करता है, शीर्ष में भी और जड़ में भी। पार्श्व विभाज्योत्तक उत्तक ये गोलाई में वृद्धि करता है। अंतर्वेशीय विभाज्योत्तक उत्तक 2 नोड्स के बीच की दूरी को बढ़ाता है। इधर आओगे मृदु उत्तक यानी पेरेन्काइमा, हम अभी तुरंत बताए थे प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेवार है, ये कठोरता के लिए जिम्मेवार है। और ये लचीला किधर गया, ये कॉलेनकाइमा है ना, कॉलेनकाइमा लचीलेपन के लिए, कॉलेनकाइमा लचीलापन, और ये कठोरता के लिए।
और इप्लोएम की अगर हम बात करें ये पोषक पदार्थ के लिए, और जाइलम की अगर हम बात करें ये जल के लिए। तुमको कहेगा बताओ विभाज्योतक उत्तक में सिर्फ विभाज्योतक उत्तक पौधों की लंबाई को ऊपर और नीचे दोनों बढ़ाने के लिए, पार्श्व विभाज्योतक उत्तक पौधों की मोटाई बढ़ाने के लिए, अंतर्वेशीय विभाज्योतक उत्तक दो नोड के बीच की दूरी बढ़ाने के लिए। फिर आ जाओ पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा प्रकाश संश्लेषण, कॉलेनकाइमा लचीलापन के लिए, स्क्लेरेनकाइमा कठोरता के लिए, प्लोएम पोषक पदार्थ के वहन के लिए, जाइलम जल के वहन के लिए। जाइलम और प्लोएम को संवहन मंडल कहते हैं। इतने हाइये है पौधों का उत्तक। यही कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा थोड़ा खूब पूछता है। पेरेनकाइमा पौ है प्रकाश संश्लेषण, सीधा बात। पेरेनकाइमा पौ है प्रकाश संश्लेषण, स्क्लेरेनकाइमा कठोरता के लिए, और कॉलेनकाइमा लचीला है तो लचीलापन के लिए। स्क्लेरेनकाइमा सब जानता है कठोरता के लिए। इस बार बिहार पुलिस में पूछा था, आज उसमें पूछवे करता है। देखो ना एकदम हम थोड़ा फिर से फिक्स कर देते हैं, बढ़िया समझ लो। अगर 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 तुमको देना पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा देगा, एगो देगा पेरेनकाइमा, पौ से पेरेन एक देगा कॉलेनकाइमा। ये दुगो पहले क्लियर करो। पौ से पेरेन, पौ से प्रकाश संश्लेषण, एकदम सिंपल। कॉलेनकाइमा ल है लचीलापन, एक होता है दृढ़ उत्तक, दृढ़ उत्तक या स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा दृढ़ नामे है कर, इसका मतलब ये कठोरता के लिए होगा, तो हम इसको ऐसे ही याद करवा देते हैं। पौ से पेरेन, पौ से प्रकाश संश्लेषण, कॉलेन में ल है लचीलापन, दृढ़ या स्क्लेरन की अगर हम बात करें तो कठोरता के लिए। यही तीन गो दोस्त मेरे तरफ पूछता है। जाइलम जल का वहन सबको पता है, प्लोएम खाद्य पदार्थ का वहन सबको पता है। हो गया। अगला कितने बजे से चालू होता है दोस्त मेरे? चालू होता है तुम्हारा 9 बजे से, 9:10 से। अगला बताओ, एक जटिल स्थायी उत्तक हो गया, एक आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा। विस्थापन दूरी के साथ अनुपात, हमेशा ध्यान रखना विस्थापन छोटा होता है दूरी बड़ा होता है। हमेशा ही विस्थापन 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 बटा दूरी जो होगा दोस्त मेरे, विस्थापन बटा दूरी, विस्थापन बटा जो दूरी होगा, तो विस्थापन छोटा होता है तो एक से छोटा और बराबर। और यही अगर दूरी बटा विस्थापन दे देगा, दूरी बटा विस्थापन दे देगा, जो तोरा बिहार दरोगा में पूछा था, देख लो यही क्वेश्चन सब गलती किया था। जे मास्टर आके बोला था कि मेरे किताब सबसे सब क्वेश्चन पूछ दिया, उसने इस क्वेश्चन को गलत बताया था दोस्त मेरे। दूरी और विस्थापन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देख लो विस्थापन छोटा होता है तो छोटा होगा तो एक से छोटा, और दूरी बड़ा होता है तो एक से बड़ा। और अगर सीधी सड़क पर चलोगे तो दूरी और विस्थापन बराबर होता है, इसलिए दोनों एक के बराबर। आंसर बता दो। यही क्वेश्चन पूछा था ना, तो हल्ला किया था एकदम, 6 क्वेश्चन ने गलती बता दिया था। विस्थापन और दूरी का अनुपात, विस्थापन और दूरी का अनुपात एक से कम और बराबर। आंसर अगला बताओ, अगला क्वेश्चन। पौधों में नर प्रजनन अंग, देख लो ये पुंकेसर है, पुंकेसर हो गया नर, स्त्री केसर हो गया मादा। स्त्री केसर में आता है वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, और पुंकेसर में आता है यानी पुरुष प्रजनन अंग में पराग कोष, पुतंतु यानी फिलामेंट। तो बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा। कहता है नर प्रजनन अंग है पुंकेसर। तीनों जो है मादा प्रजनन अंग यानी स्त्री केसर का प्रकार है। स्त्री केसर के 3 भाग, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। पुंकेसर पुरुष, पुंकेसर पुरुष, स्त्री केसर स्त्री के लिए। यहां देले है तुम्हारा, देले है नर, नर बोले तो पुंकेसर, नर बोले तो क्या पुंकेसर। बताओ ध्वनि का वेग सबसे तेज, देखो ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है ठोस में, उससे कम होता है द्रव में, सबसे कम होता है गैस में, निर्वात में ध्वनि का वेग 0 होता है। आंसर बता दो जल्दी। सबसे ज्यादा स्टील में हो जाएगा क्योंकि यही ठोस है। बिहार पुलिस SIPT दोस्त, मेरे चैनल से 2 घंटा अगर आप जुड़ते हैं तो डेली आप 400 प्लस क्वेश्चन को रिवाइज कर पाइएगा एकदम डिटेल में। 400 प्लस क्वेश्चन को आप रिवाइज कर पाइएगा एकदम डिटेल में। अपने से पढ़िएगा तो शायद उतना नहीं कर पाइएगा, लेकिन अगर 20 से 20 दूनी 40 घंटा दीजिएगा, 4 चौका 1600, देख लो कितना हो जाएगा। लगभग 15-10-12 हजार क्वेश्चन रिवाइज कर देंगे। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाले गैसीय अपशिष्ट, देखो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, CO2 H2O से अभिक्रिया करता है, किसकी उपस्थिति में? सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। सूर्य का प्रकाश कितना % लेता है? 1%, और ये दे देता है C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2। उत्पन्न होने वाला जो अपशिष्ट है वो ऑक्सीजन है। आंसर बता।
प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाला गैसीय अपशिष्ट कौन है? क्यों गैस निकलता है प्रकाश संश्लेषण में? ऑक्सीजन। और जरूरत पड़ता है हमको CO2 और H2O का, और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल का। इतने की जरूरत है हमें। क्लोरोफिल जो होता है यही प्रकाश को अवशोषित करता है। सूर्य का प्रकाश कितना % चाहिए? 1%। पौधे सूर्य का प्रकाश 1% लेते हैं। और प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, श्वसन दिन और रात दोनों में होता है। अगला, जल की अस्थायी कठोरता। देखो, जल दो प्रकार का होता है, एक होता है कठोर जल, एक होता है कठोर जल, एक होता है मृदु जल। तो मृदु जल जो हम लोग पीते हैं, कठोर जल दो प्रकार का होता है जो हम लोग नहीं पीते हैं, जिसमें झाग नहीं होता है। कठोर जल दो प्रकार का होता है, एक अस्थाई और दूसरा अस्थाई। तो दोस्त मेरे, अस्थाई कठोरता होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, दोनों को दूर करते हैं। इतना तो आप पूछबो नहीं करेगा। ये दोनों को दूर करते हैं दोस्त मेरे सोडियम कार्बोनेट से, Na2CO3 वॉशिंग सोडा से। मर्सरिया के आंसर। आई है ब्लीचिंग पाउडर, इससे कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन। यह नमक, इसका पीएच मान कितना होता है? 7। नमक क्यों मिलाते हैं दोस्त मेरे? स्वाद के लिए। तुम एक बार करके देखना एक दिन, तभी सोचना कि आज तुमने कितना पढ़ा। अगर क्लास नहीं किया तो 2 घंटा तुमने कितना पढ़ा अपने से, और जब क्लास कर लेता तब कितना पढ़ता। ये NaHCO3 है, इसको हम लोग कहते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, इसको क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। ये दोस्त मेरे मधुमक्खी वगैरह जब डंक मारता है ना, तो इसी का उपयोग करते हैं। मधुमक्खी जब डंक मारता है तो इसी का उपयोग करते हैं। किसका? बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। एंटा एसिड है ये, बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। और ये एंटा एसिड है, ये एंटा एसिड है। बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं और ये एंटा एसिड है। देख लो, NaHCO3 बेकरी उद्योग में इसी का उपयोग करते हैं, बेकिंग सोडा का। मधुमक्खी डंक मारता है तो इसी का उपयोग करते हैं। एंटा एसिड है, यानी जितना एसिडिटी वाला गोली है सब में इसी का उपयोग करते हैं। और ये ब्लीचिंग पाउडर है जिससे क्लोरीन गैस निकलता है। ये नमक है जिससे स्वाद होता है, इसका पीएच मान 7 होता है। कठोरता दो प्रकार, अस्थाई और अस्थाई। इसको दूर किया जाता है Na2CO3 वॉशिंग सोडा से। आई देखना तुम दोस्त मेरे, खाली ये बस एक ही कंपैरिजन करके मेरे यहां पढ़ने आना कि क्या मैं 2 घंटे में 400 क्वेश्चन पढ़ पा रहा हूं। अगर नहीं पढ़ पा रहा हूं तो सर हो सकता है पढ़ा देंगे। आप पढ़ा पा रहे हैं कि नहीं वो देख लो। न्यूनतम संभव तापमान है -273 डिग्री सी या -273 डिग्री सी या 0 केल्विन। इसको न्यूनतम संभव तापमान कहते हैं। और इसी को हम लोग परम शून्य ताप कहते हैं। इसी को हम लोग परम शून्य ताप कहते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना, -40 डिग्री पर सेल्सियस फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। दूसरा याद रखना, 0.016 डिग्री सी या 273.16 केल्विन को जल का त्रिक बिंदु कहते हैं, जिस पर जल की तीनों अवस्था अपना अवस्था नहीं बदलती है। -273 केल्विन या 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहते हैं। -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपस में बराबर होता है। 0.016 डिग्री सी या 273.16 केल्विन को जल का त्रिक बिंदु कहते हैं। कौन बिंदु कहते हैं दोस्त मेरे? त्रिक बिंदु कहते हैं। अगला एंड द लास्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन वर्णक कहां पाया था? ये दोस्त अब तुम कहोगे सर आप फालतू क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, हम अपने से पढ़ेंगे तो सही वाला पढ़ेंगे। अरे दोस्त, हम ओरिजिनल क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, फालतू नहीं पढ़ा रहे हैं। मेरी पूरी टीम ओरिजिनल पढ़ाएगी। इसके बाद जो आर्ट्स के टीचर आएंगे वो भी ओरिजिनल ही पढ़ाएंगे। और तुमसे हम वादा करते हैं कि 2 से 2.5 घंटा लेंगे तुम्हारा, और 400 प्लस क्वेश्चन तुम पढ़ के जाओगे। कहते हैं हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है आरबीसी मेरे। रक्त का थक्का बनाने का काम कौन करेगा? प्लेटलेट। और डब्ल्यूबीसी रोग प्रतिरोधक क्षमता। और बताओ तो एंटीजेन कहां होता है? एंटीजेन कहां पाया जाता है? एक ऑप्शन है तुम्हारा आरबीसी, एक ऑप्शन है आरबीसी या दूसरा ऑप्शन है डब्ल्यूबीसी। जल्दी बताओ एंटीजेन कहां पाया जाता है? आरबीसी के डब्ल्यूबीसी? हीमोग्लोबिन वर्णक जो है तो आरबीसी में हो गया, रोग प्रतिरोधक क्षमता डब्ल्यूबीसी में हो गया, रक्त का थक्का प्लेटलेट बनाता है, प्लाज्मा अपशिष्ट का वहन करता है, वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। बताओ जल्दी, एंटीजन पाया जाता है आरबीसी में और एंटीबॉडी पाया जाता है प्लाज्मा में। एंटीबॉडी पाया जाता है प्लाज्मा में। कितने लोगों को दोस्त मेरे क्लास अगर आपको पसंद आया तो एक बार 8 टाइप कीजिए। बिहार दरोगा का ओरिजिनल हम बोले डेली मेरी टीम 2 से 2.5 घंटा में 400 क्वेश्चन रिवीजन करवाएगी।
अभी से एग्जाम तक में जोड़ लो 20 चौका 80, लगभग 8000 क्वेश्चन हम रिवाइज करवा देंगे तुम्हारा। 8000, वो भी ओरिजिनल क्वेश्चन और उसके खानदान का क्वेश्चन। अगर समय हो तो 8000 क्वेश्चन मात्र 2 से 2.5 घंटा डेली लेंगे। अभी हमारे दूसरे टीचर आपके लिए आएंगे सब्जेक्ट वाइज। एक टीचर आएगा जो पॉलिटी पढ़ाएगा, एक टीचर आएगा जो हिस्ट्री पढ़ाएगा, एक टीचर आएगा जो ज्योग्राफी पढ़ाएगा। तीनों के अलग अलग टीचर होंगे। हाँ, लेकिन दोस्त मेरे सुपर फास्ट होगा क्योंकि अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। कल फिर मिलेंगे 9:10 में अपने नियमित समय पर। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो एक बार 8 टाइप कर दीजिएगा। चलिए, अब पॉलिटी वाले गुरुजी आएंगे और धुआं छोड़ा के पढ़ाएंगे, लेकिन 2.5 घंटा में 400 क्वेश्चन डेली। डेली कल से थंबनेल बदल देंगे, बिहार दरोगा 2.5 घंटा में 400 क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। चलिए जी, सभी को मेरा भाई जय हिंद है। सारे लोग आ जाए फटाफट। बिल्कुल 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 ताबड़तोड़ होगा मेरे भाई। सभी को गुड इवनिंग है, राधे राधे। फटाफट सारे लोग आ जाए और रसगुल्ला स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। किया जाए स्टार्ट। जल्दी से एक बार मुझे बता देनी है कि मेरी आवाज़ यदि जा रही है आप लोगों तक, एक बार 5 टाइप कर दो ताकि हम लोग बेहतरीन से इस सेशन को आगे बढ़ाएं और खतरनाक रूप से आगे बढ़ाएं। जल्दी से सारे लोग आ जाए फटाफट। सभी को गुड इवनिंग है, राधे राधे सभी लोग। चलो मेरे भाई, क्लियर है, सब कुछ क्लियर है फटाफट। तो चलो अब क्लियर, अब लगातार रहने वाले हैं हम लोग। जब तक एसआई का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक हम लोग लगातार रहेंगे और फटाफट अपने इस सेशन को करेंगे। और कहते हैं ना कि भाई साहब कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ताबड़तोड़ से आंसर देते रहना है, चाहे सही हो गलत डजेंट मैटर, बट आंसर करते रहना है। तो बिना टाइम गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और रसगुल्ला मैं फिर कह रहा हूं कि आंसर आते रहना चाहिए। देखो क्या कह रहा है तुम्हारा पहला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है। सिंपल सा बात है, तुम्हारा वेलफेयर स्टेट का बात करता है, कल्याणकारी। मैं फिर कह रहा हूं आंसर आते रहना चाहिए, चाहे सही हो या गलत, लेकिन आंसर आते रहना चाहिए मेरे भाई। कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है तुम्हारा वो कहां देखने को मिलता है, प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, न्यायिक पुनरावलोकन में, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। जल्दी से फटाफट सारे का आंसर आना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं चाहे सही हो या गलत, लेकिन मेरे भाई आंसर आते रहना चाहिए। और देखिए क्या बात है, बहुत सारे आदमी ने ऑप्शन नंबर डी को टच किया, यानी तुम्हारा डीपीएसपी को टच किया मेरे भाई। तो बिल्कुल सही बात है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। है हो, जल्दी से बताएगा। यदि हम तुमसे पूछे कि हमको ये बता दो मेरे भाई, यदि हम तोरा से पूछे कि हमको ये बता दीजिए कि डीपीएसपी जो है, रसगुल्ला यदि तुमसे पूछेगा कि डीपीएसपी जो है तुम्हारा संविधान के किस भाग में, जल्दी से बताएगा फटाफट, संविधान के किस भाग में, तो क्या बोलिएगा, भाग 4 में। किस में है तुम्हारा, भाग 4 में। पूछेगा तुमसे कि डीपीएसपी कहां से लिया गया, तो क्या बोलोगे, आयरलैंड से। कहां से लिया गया रसगुल्ला, आयरलैंड से जो है तुम्हारा डीपीएसपी लिया गया। तुमसे यह भी पूछ सकता है कि आयरलैंड कहां से लिया, तो कहां से लिया मेरे भाई, स्पेन से। कहां से लिया तुम्हारा, स्पेन से। पूछेगा कितना से कितना अनुच्छेद, तो क्या बोलिएगा, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक जो है तुम्हारा डीपीएसपी का चर्चा किया गया। जल्दी से बताएगा। एक रसगुल्ला मेरे तरफ से पूछेगा कि डीपीएसपी कितना विचारधारा से मिलकर बना है, तो क्या बोलिएगा मेरे भाई, 3 गो विचारधारा है। कै गो विचारधारा है तुम्हारा, 3 गो विचारधारा है। पहला कौन सा है तुम्हारा, तो पहला बोलेगा मेरे भाई समाजवादी। पहला क्या बोलेगा तुम्हारा, समाजवादी बोलेगा।
बोलेगा? दूसरा बोलेगा कौन सा? तो दूसरा बोलेगा मेरे भाई गांधीवादी। क्या बोलेगा रसगुल्ला? गांधीवादी। और तीसरा तुमसे पूछेगा कि तीसरा कौन सा है, तो क्या बोलोगे? तीसरा बोलोगे उदारवादी। क्या बोलेगा मेरे भाई? तीसरा जो है तुम्हारा उदारवादी। एक क्वेश्चन बता दो, एक रसगुल्ला मेरे तरफ से, क्या डीपीएसपी न्याय योग्य है? जल्दी से बताना है, क्या डीपीएसपी जो है तुम्हारा न्याय योग्य है? जल्दी से बताएगा। यस तो मेरे भाई 1 दबा दो, और नो तो भाई साहब 2 दबाओ। जल्दी से क्वेश्चन आया हुआ है, क्या राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है वो न्याय योग्य है? जल्दी से बताएगा फटाफट, आंसर सभी का आना चाहिए। और देखो मेरे भाई ध्यान से समझ लेना, डीपीएसपी कभी भी न्याय योग्य नहीं है, यानी सरकार काम करे चाहे ना करे, इसकी जांच न्यायालय में नहीं होगी। और यह बात किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 37 में कहा गया। किसमें कहा गया मेरे भाई? अनुच्छेद 37 में कहा गया। जल्दी से बताएगा फटाफट, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। चल मेरे भाई सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, यानी आज टोटली के टोटली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और एक बात मेरा ध्यान में रखना, यदि रेगुलर बने रहे तो कसम से कह रहे हैं भाई साहब, यदि तुम साथ रहो तो यहां से कोई क्वेश्चन तुमको छूटने नहीं देंगे। इस बात को ध्यान में रखना है। जल्दी से बताएगा, अवसर की समानता संबंधित है किस अनुच्छेद से? मस्ट क्वेश्चन है तुम्हारा ये भाई साहब, SIPT यानी 17 दिसंबर शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है कि अवसर की समानता जो है तुम्हारा वो किस अनुच्छेद में है? फटाफट, चाहे सही हो या गलत, लेकिन आंसर आते रहना चाहिए। और देखो क्या बात है, ऑप्शन नंबर सी जे कह रहा है ना मेरे भाई, अवसर की समता, यानी 16 में ना होगा, हो किस में होगा तुम्हारा? 16 में होगा। अच्छा जल्दी से बताएगा हमको, जल्दी से तुम बताएगा फटाफट। यदि तुमसे पूछेगा कि मौलिक अधिकार जो है मेरे भाई, यदि तुमसे पूछ दिया कि मौलिक अधिकार जो है वो संविधान के किस भाग में है, तो क्या बोलेगा? जल्दी से बताएगा फटाफट। संविधान के किस भाग में है, तो क्या बोलिएगा? भाग 3 में। किस में है तुम्हारा? भाग 3 में। तुमसे पूछेगा कि मौलिक अधिकार जो है तुम्हारा, इसकी अवधारणा कहां से लिया गया, तो क्या बोलिएगा? अमेरिका से। कहां से लिया गया? अमेरिका से। पूछेगा कि संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो क्या बोलेगा रसगुल्ला? संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3 को कहा जाता है। किसको कहा जाता है तुम्हारा? भाग 3 को कहा जाता है। जल्दी से ये भी बता दो। पूछेगा अनुच्छेद कितना से कितना, तो क्या बोलिएगा? 12 से 35। कितना से कितना तुम्हारा? 12 से 35। अच्छा एक बात और बताएगा क्या, यदि तुमसे पूछेगा कि मूल संविधान में, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मूल संविधान में जो है मेरे भाई, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो क्या बोलेगा? 7 मौलिक अधिकार थे। कितने मौलिक अधिकार थे तुम्हारा? 7 मौलिक अधिकार थे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन वर्तमान में कितना है तुम्हारा? तो वर्तमान में जो है मेरे भाई कितना है तुम्हारा? वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। वर्तमान में कितना है तुम्हारा? वर्तमान में जो है तुम्हारा कितना अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। पूछेगा मास्टर हटाया किसको तुम्हारा? तो किसको हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को। जल्दी से बताइएगा आप लोग कि संपत्ति का जो अधिकार था इसको किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है तुम्हारा हटाया गया? जल्दी से बताएगा कि संपत्ति के अधिकार को जो है तुम्हारा वो किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? तो क्या बोलेगा रसगुल्ला? 44वां संविधान संशोधन 1978। क्या बोलेगा तुम्हारा? 44वां संविधान संशोधन 1978 बोलेगा। संपत्ति का जो अधिकार था उससे कितने अनुच्छेद संबंधित थे? तो ध्यान में रखिएगा, एक अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था तुम्हारा, और एक तुम्हारा आर्टिकल 19 का 1 का F, यानी तुम्हारा अनुच्छेद 19 के 1 के F में जो है तुम्हारा संपत्ति का अधिकार था, जिसको हटाया गया। और कितना संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन 1978। जल्दी से बताएगा, जल्दी से हमको बताएगा। यदि तुमसे पूछेंगे कि हमको ये बता दो मेरे भाई कि तुमसे यदि ये पूछ दिया जाए कि तुम्हारा जो 6 मौलिक अधिकार है वो कौन कौन सा है, तो पहला क्या बोलिएगा? पहला बोलिएगा समता। पहला क्या बोलेगा रसगुल्ला? समता। दूसरा क्या बोलेगा? दूसरा बोलेगा स्वतंत्रता। दूसरा क्या बोलेगा तुम्हारा? स्वतंत्रता। तीसरा यदि आपसे पूछेगा कौन सा है, तो तुम्हारा क्या बोलेगा? शोषण के विरुद्ध। क्या बोलेगा मेरे भाई? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। चौथा तुमसे पूछेगा तो क्या बोलिएगा? धर्म की स्वतंत्रता। क्या बोलिएगा मेरे भाई? धर्म की स्वतंत्रता जो है तुम्हारा, ये तुम्हारा चौथा है। पांचवा यदि तुमसे पूछेगा तो क्या है तुम्हारा? तो संस्कृति एवं शिक्षा। क्या है मेरे भाई? संस्कृति एवं शिक्षा जो है वो तुम्हारा 5वां है। और वहीं छठा पूछेगा कौन सा है, तो क्या बोलेगा मेरे भाई? संवैधानिक उपचार। क्या बोलिएगा? संवैधानिक उपचार जो है यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है तुम्हारा, ये भी तुम्हारा एक मौलिक अधिकार है। जल्दी से बता दो एक रसगुल्ला मेरे तरफ से। समता कितना से कितना? जल्दी से बताएगा। समता कितना से कितना? क्या बोलेगा? 14 से 18। क्या से कितना से कितना? 14 से 18। तुमसे पूछेगा कि स्वतंत्रता
कितना से कितना है तो क्या बोलिएगा मेरे भाई, स्वतंत्रता बोलेगा 19 से 22, कितना से कितना तुम्हारा 19 से 22, जल्दी से बताएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार पूछेगा कितना से कितना तो क्या बोलिएगा 23 और 24, क्या बोलेगा मेरे भाई 23 और 24। वही धर्म की स्वतंत्रता पूछेगा तो क्या बोलोगे 25 से 28, क्या बोलोगे मेरे भाई 25 से 28। वही तुमसे संस्कृति और शिक्षा पूछ देगा तो क्या बोलेगा 29 और 30, और भाई 31 तो हट गया ना, संपत्ति का अधिकार हट गया, तो भाई मेरे बच्चा कितना तुम्हारा 32। कौन संवैधानिक उपचार कौन सा है तुम्हारा भाई साहब, अनुच्छेद जो है 32 है। क्लियर है, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। चल मेरे भाई थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, आराम से मारिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है, सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और मुझे पता है कि आराम से इसका आंसर दोगे तुम लोग। देखो थर्ड नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह यानी राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति को रोक कर रख सकता है, संसद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, 6 माह से अधिक की अवधि के लिए निलंबित नहीं कर सकता है तुम्हारा, या अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। जब कोई बिल राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए जाता है, और वो भी कौन सा बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल यानी संवैधानिक विधेयक यदि कोई जाता है तो राष्ट्रपति उस केस में क्या करेगा, जल्दी से बताएगा फटाफट, हमको चाहिए आंसर एंड आई नो कि भाई साहब आंसर आप लोग आराम से दोगे। जल्दी से बताओगे कि भाई साहब जिस समय राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए जाएगा राष्ट्रपति क्या करेगा, जल्दी से बताएगा। एक बात ध्यान में रखना रसगुल्ला, इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य है, राष्ट्रपति हां करेगा ही करेगा। बोलेगा कैसे, तो ध्यान से समझिएगा, जब भी कोई बिल राष्ट्रपति के पास जाता है यानी संवैधानिक विधेयक जब भी होगा तो संवैधानिक विधेयक जो है मेरे भाई, संवैधानिक विधेयक जो है वो राष्ट्रपति के पास जब जाता है तो राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्य है। पूछेगा ये क्या संविधान संशोधन में किया गया था, तो 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत जो है राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया था संवैधानिक विधेयक पर साइन करने के लिए। यदि तुमसे पूछेगा जल्दी से बताएगा फटाफट, एक रसगुल्ला मेरे तरफ से कि संविधान संशोधन तुमसे पूछेगा मेरे भाई कि संविधान संशोधन जो है तुम्हारा, ये तुम्हारा संविधान के किस भाग में है, तब क्या बोलेगा फटाफट बताएगा। मुझे पता है कि आराम से आंसर दीजिएगा, संविधान संशोधन किस भाग में है तो क्या बोलेगा भाग 20 में। किस में है तुम्हारा भाग 20 में। तुमसे ये भी पूछेगा कि कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, अनुच्छेद 368। कौन सा अनुच्छेद है तुम्हारा अनुच्छेद 368। फटाफट एक क्वेश्चन और बता दो मेरे भाई, संविधान संशोधन करने का पावर यानी संविधान संशोधन करने की जो शक्ति है वो किसके पास है तो क्या बोलेगा, जल्दी से बताएगा। संविधान संशोधन करने की शक्ति जो है मेरे भाई वो किसके पास है तो क्या बोलोगे संसद के पास है। किसके पास है मेरे भाई, संविधान संशोधन करने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। अच्छा तुमसे यह भी पूछ सकता है क्या मूलभूत ढांचा में यानी संविधान के मूलभूत ढांचा में संसद परिवर्तन कर सकता है क्या, यदि हां है तो 1 दबाओ मेरे भाई और यदि ना है तो 2 दबाओ। यदि तुमसे पूछेगा कि क्या संविधान संशोधन के जो मूलभूत ढांचा होते हैं, संविधान के मूलभूत ढांचा में संसद को संशोधन करने का पावर है, जल्दी से बताएगा फटाफट। यस है तो 1 दबाओ, नो है तो 2 दबाओ। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से ध्यान में रखना मेरे भाई, मूलभूत ढांचा में संशोधन संसद नहीं कर सकता है। और आपसे पूछेगा कि यह बात किस केस में कहा गया था, तो किस केस में कहा गया था, केशवानंद भारती केस में। किस में कहा गया था, केशवानंद भारती केस में जो है मेरे भाई, केशवानंद भारती केस। और ये कब आया था 1973। इसमें तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकता है बट मूलभूत ढांचा में जो है संशोधन नहीं कर सकता। और ये किस केस में कहा गया था, केशवानंद भारती केस तुम्हारा 1973 में कहा गया था। क्लियर है तुम्हारा, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। चल मेरे भाई आगे देखो, तुम्हारा चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन है कि राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होगी, जल्दी से बताइएगा। राज्य में जो विधान परिषद होती है उसमें तुम्हारा मिनिमम मेंबर कितना होगा, 82, 55, 78 या फिर 40, जल्दी से बताएगा फटाफट। चाहे सही हो या गलत लेकिन आंसर आते रहना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं चाहे सही हो या गलत बट आंसर आते रहना चाहिए। जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फटाफट फटाफट। और देखो जो भाई मेरे जो 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 तुम्हारा 40 मार रहा है यानी 40 मार रहा है मेरे भाई, बिल्कुल सही बात है तुम्हारा। यानी मिनिमम जो
होगा विधान परिषद में, जो न्यूनतम होगा वो कितना होगा, 40 होगा। एक बात ध्यान में रखिएगा, एक बात क्या ध्यान में रखिएगा, तो अब ये हम आपको बता देते हैं। ध्यान में रखिएगा ये कि विधान परिषद जो है, जो विधान परिषद है, इसका चर्चा जो है वो किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 169 में। किसमें तुम्हारा, अनुच्छेद 169 में। अच्छा, यदि तुमसे पूछेगा कि विधान परिषद को बनाने की शक्ति जो है, बनाने की शक्ति जो है मेरे भाई, विधान परिषद को बनाने की शक्ति जो है वो किसके पास है, तो क्या बोलिएगा, संसद के पास है। किसके पास है तुम्हारा, संसद के पास। क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि संसद जो बनाएगा वो किस बहुमत से बनाएगा, तो क्या बोलोगे, साधारण बहुमत से। कैसा बहुमत तुम्हारा, साधारण बहुमत से जो है रसगुल्ला, वो तुम्हारा विधान परिषद बनाएगा। और बनाने का पावर किसके पास है, तुम्हारा संसद के पास है। लेकिन है हो, संसद बनाएगा, राज्य में तुम्हारा, राज्य में विधान परिषद बन रहा है और बना रहा है संसद। मतलब समझ रहे हैं, राज्य का विधानसभा हाँ कहेगा तब ना संसद करेगा रे। मतलब तो और ब्याह होगा तो तुम जब तक हाँ नहीं कहेगा तब तक तुम्हारे माँ बाप थोड़ी तुम्हारा शादी करवा देगा, तुम्हारा भी हाँ होना जरूरी है। यदि राज्य में विधान परिषद बन रहा है, बना रहा है संसद, लेकिन जब तक विधानसभा नहीं कहेगा तब तक संसद बनाएगा। तो एक शर्त है यहां पे कि जब विधानसभा संसद को बोलेगा ऐसा करने के लिए, तब करेगा तुम्हारा संसद विधान परिषद बनाएगा। अच्छा, विधानसभा पूछेगा कि किस बहुमत से करेगा, तो क्या बोलिएगा, विधानसभा जो है वो विशेष बहुमत से करेगा। कैसा तुम्हारा, विधानसभा जो है वो विशेष बहुमत से करेगा, कहेगा तुम्हारा किसको, संसद को। तब जाकर के संसद जो है राज्य में विधान परिषद बना सकता है या समाप्त कर सकता है। पूछेगा कि वर्तमान में, आपसे पूछेगा कि वर्तमान में कितने राज्य में विधान परिषद है, तो ध्यान में रखिएगा 6 राज्य में विधान परिषद है। जल्दी 6 राज्य बता दो, अभी के अभी 3 रसगुल्ला मेरे तरफ से, कि 6 राज्य में जो विधान परिषद है वो 6 राज्य कौन कौन सा है, तो क्या बोलेगा मेरे भाई, बिहार। पहला क्या बोलेगा, पहला बोलेगा बिहार, दूसरा बोलिएगा यूपी, तीसरा बोलिएगा मेरे भाई महाराष्ट्र, चौथा क्या बोलेगा, चौथा बोलेगा कर्नाटक, पांचवा बोलेगा तेलंगाना और छठा बोलेगा आंध्र प्रदेश। यानी 6 राज्य में जो है अभी विधान परिषद है। और मेरे भाई बिहार में, यूपी में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तेलंगाना में या आंध्र प्रदेश में। 7वां राज्य में भी बन सकता है, 8वां राज्य में भी बन सकता है। बनाएगा कौन, संसद। किस बहुमत से बनाएगा, साधारण बहुमत। लेकिन संसद अपने मन से नहीं बनाएगा, उस राज्य का विधानसभा उसको बोलेगा बनाने के लिए, तब जाकर के संसद बनाएगा। और विधानसभा जो कहेगा बनाने के लिए, कैसा बहुमत से, विशेष बहुमत से कहेगा बनाने के लिए, तब बनेगा। क्लियर है तुम्हारा। अच्छा, यदि तोरा से पूछेगा विधानसभा का, फटाफट बता दो, एक रसगुल्ला मेरे तरफ से। विधानसभा का चर्चा किस अनुच्छेद में है हो, विधानसभा का चर्चा, तो ध्यान में रखिएगा विधानसभा का चर्चा अनुच्छेद 170 में है। आर्टिकल 170 में जो है वो विधानसभा का चर्चा है। लेकिन थोड़ा से चला यही तो थोड़ी पूछ सकता है। यदि तुमसे विधानमंडल पूछ देगा कि विधानमंडल का चर्चा किस में है, तब क्या बोलिएगा, अनुच्छेद 168 में है। तुमसे पूछेगा विधानमंडल का काय गो अंग, तब क्या बोलेगा, विधानमंडल का मेरे भाई ध्यान में रखिएगा एगो होता है राज्यपाल। एगो कौन होता है तुम्हारा, राज्यपाल। दूसरा बोलेगा तो क्या बोलेगा, दूसरा बोलेगा विधानसभा। दूसरा क्या बोलेगा, विधानसभा। और तीसरा विधान परिषद भी तो है, भले सभी राज्य में न है, 6 राज्य में विधान परिषद है ना हो, तो ये विधानमंडल का तीनों अंग होता है। राज्यपाल भी होता है, विधानसभा भी होता है और तुम्हारा विधान परिषद भी होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। क्लियर है तुम्हारा। आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। अच्छा, एगो क्वेश्चन और बताएगा क्या, एगो क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, एग्जाम में पूछता है। विधान परिषद में राज्यपाल कौन मेरे भाई, राज्यपाल जो है वो कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, फटाफट बता दो कि कितने सदस्यों को मनोनीत करता है राज्यपाल। विधान परिषद राज्य का उच्च सदन होता है और विधानसभा राज्य का निम्न सदन होता है। जिस प्रकार संसद में लोकसभा निम्न सदन है, उसी प्रकार राज्य में विधानसभा निम्न सदन है। और जिस प्रकार केंद्र में राज्यसभा उच्च सदन होता है, यानी अपर हाउस होता है, उसी प्रकार राज्य में विधान परिषद होता है। और विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा जो है मेरे भाई मनोनीत किया जाता है रसगुल्ला। और कितना मनोनीत किया जाता है, जल्दी 12 मार के कपार फाड़ देंगे। 12 काहे कह रहा है, 12 नहीं 12 नहीं 12 नहीं 1/6 1/6। 12 तो राज्यसभा में राष्ट्रपति करता है, हो 12 राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है। यहां पे विधान परिषद बोले ना, जितना सदस्य है ना उसका 1/6 जो होता है, 1/6 जो होता है वो राज्यपाल मनोनीत करता है। इस बात को
ध्यान में रखिएगा, और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्लियर है तुम्हारा? मजा आ रहा है? मजा बढ़िया से समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? बढ़िया से समझ आ रहा है तो फटाफट एक बार 5 टाइप कर दो। तो मजा आ रहा है बढ़िया से भयंकर, तो भाई साहब एक बार 5 टाइप कर दो ताकि हम अपने इस सेशन को आगे बढ़ाएं। चल मेरे भाई आगे देखो, तुम्हारा 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मस्त क्वेश्चन है और मुझे पता है कि आराम से मारिएगा। देखो क्या कर रहा है, कह रहा है कि संविधान के, जल्दी से बताएगा, आ गया क्वेश्चन, ये रहा। कह रहा है कि तुम्हारा कौन सा, अच्छा सॉरी, ये रहा 5 नंबर क्वेश्चन। देखो क्या कर रहा है, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? जल्दी से बताएगा, फटाफट जल्दी से बताएगा कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन का बात किया गया। मस्त क्वेश्चन है, अरे मलपुआ है, आराम से मारेगा। और देखो तुम्हारा शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया तुम्हारा, जल्दी से बताएगा, अनुच्छेद 320 में, अनुच्छेद 330 में, 324 में, या फिर तुम्हारा 332 में। फटाफट हमको चाहिए आंसर, चाहे सही हो या गलत मेरे भाई, लेकिन हमको आंसर चाहिए फटाफट जल्दी से। क्या बात है, मस्त क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो भाई। 324 कौन सा हो जाएगा तुम्हारा? 324। अब देखो, अब हम तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं। देखो आंसर देना बड़ी बात नहीं, अब जब इसका एक बात हम बता रहे हैं, कॉपी कलम जरूर रखिएगा या उसको नोट करते जाइएगा, ठीक है? वो बहुत आपको हेल्प देने वाला है। एक बात ध्यान में रखिएगा कि जितना हम आपको एनालिसिस करवाते हैं उसी से रिजल्ट हो जाएगा। चला, बिहार पुलिस में 200-300 आया मिलने के लिए, और यही बात बोला था कि आपका जो वो एनालिसिस वाला है वहीं से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया था। तो एनालिसिस को छोड़िएगा मत, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। मतलब 20 क्वेश्चन के बराबर मत समझिएगा, 20 क्वेश्चन कम से कम 300-400 क्वेश्चन के बराबर होगा, क्योंकि मेरा एक क्वेश्चन मतलब 10 से 15 क्वेश्चन उसमें शामिल होता है। समझे कि नहीं तुम्हारा? ये देखो अब तुम्हारा हम क्या बोले, क्वेश्चन क्या था तुम्हारा? क्वेश्चन ये था मेरे भाई कि भाई साहब 324 में तुम्हारा इलेक्शन कमीशन है। अब हमको जल्दी से बताओगे, चुनाव आयोग, यदि आपसे पूछेगा कि इलेक्शन कमीशन जो है, यानी चुनाव आयोग जो है, यानी निर्वाचन आयोग जो है मेरे भाई, चुनाव आयोग की तुमसे पूछेगा कि स्थापना कब हुआ था, तो फटाफट बताएगा चुनाव आयोग की स्थापना, जल्दी से आंसर करेगा। कब हुआ था मेरे भाई? 25 जनवरी 1950 को। कब हुआ था तुम्हारा? 25 जनवरी 1950 को जो है चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। इसीलिए 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं मेरे भाई? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। कौन सा दिवस रसगुल्ला? राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ये हम लोग कब मनाते हैं? 25 जनवरी को मनाते हैं। जल्दी से बताएगा। एक क्वेश्चन हमको बता दो जल्दी से कि मेरे भाई तुमसे पूछ दिया कि चुनाव आयोग का चर्चा किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 324 में। किस में है तुम्हारा? अनुच्छेद 324 में। तुमसे पूछेगा कि चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं, तो क्या बोलिएगा? 3 सदस्य। कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य। ध्यान में रखिएगा, जब चुनाव आयोग बना था उस समय एक ही सदस्य हुआ करता था। 1989 में फिर 3 गो हुआ, फिर 1990 में 3 से घटकर फिर 1 गो हुआ, और 1993 में फिर 1 से बढ़कर के 3 गो हुआ, और 1993 से लेकर के आज 2025 तक चल रहा है। चुनाव आयोग में कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य हैं। और 3 सदस्य की नियुक्ति जो होती है, आपसे पूछेगा कि चुनाव आयोग में जो 3 सदस्य होते हैं उसकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? जल्दी से बताएगा। तो मेरे भाई किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यदि आपसे पूछेगा, जल्दी से हमको बताएगा, वयस्क मताधिकार तुमसे यदि पूछ दिया कि वयस्क मताधिकार का चर्चा जो है वो किस अनुच्छेद में है? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 रसगुल्ला फटाफट बताएगा कि वयस्क मताधिकार का चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो क्या बोलोगे? अनुच्छेद 326 में। किस में है तुम्हारा? अनुच्छेद 326 में। बोलिएगा कि वयस्क मताधिकार का जो वोट देने का अधिकार है उसके लिए कितना उम्र होना चाहिए? जल्दी से बताएगा। वोट देने का जो अधिकार है उसका तो 326 में चर्चा है, और भाई साहब कितना उम्र जो होना चाहिए? 18 वर्ष होना चाहिए। यदि आप 18 साल के हैं तो आप वोट दे सकते हैं। लेकिन ओरिजिनल में 18 साल था। ओरिजिनल में कितना साल था? यानी मूल संविधान जिस समय था उस समय तुम्हारा भाई साहब 21 वर्ष था। अच्छा, तुमसे यह क्वेश्चन पूछ दिया जाए, या एग्जाम में पूछा भी गया है कि 21 साल से घटा करके जो 18 साल किया गया, यह 18 साल किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो किया गया, तो क्या बोलोगे? 61वां संविधान संशोधन 1988। लेकिन ध्यान में रखना, प्रभावी कब से हुआ था तुम्हारा? प्रभावी हुआ 1989 से। और मेरे भाई इसमें क्या हुआ था? 21 साल से घटा करके कितना कर दिया गया? 18 साल कर दिया गया। यदि आपसे पूछेगा कि चुनाव आयोग का पहला, यदि आपसे पूछेगा चुनाव आयोग का पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था, यथा मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था पहला, यदि आपसे पूछेगा चुनाव आयोग का पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था, तो क्या बोलिएगा? सुकुमार सेन। क्या बोलेगा मेरे भाई? सुकुमार सेन जो है तुम्हारा भाई मेरे, वो तुम्हारा चुनाव आयोग के पहले मुख्य
मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। वर्तमान में यदि आपसे पूछेगा कि वर्तमान में कौन है तुम्हारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो क्या बोलिएगा? श्री ज्ञानेश कुमार। कौन है तुम्हारा? श्री ज्ञानेश कुमार जो है वो वर्तमान में तुम्हारा चुनाव आयोग के यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। दो अन्य सदस्य भी है। दो अन्य सदस्य कौन है तुम्हारा? डॉक्टर विवेक जोशी। एगो कौन है तुम्हारा? डॉक्टर विवेक जोशी है। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, एक और व्यक्ति है जिनका नाम क्या है तुम्हारा? डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू। क्या नाम है तुम्हारा? सुखवीर सिंह संधू जो है तुम्हारा, सुखवीर सिंह संधू जो है ये भी एक तुम्हारा चुनाव आयोग के सदस्य है। ये दोनों निर्वाचन आयुक्त है और ज्ञानेश कुमार जो है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। इस बात को ध्यान में रखना है। क्लियर है? आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। चल मेरे भाई, छठा नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, आराम से मारेगा। कह रहा है कि भारत में, क्या कर रहा है मेरे भाई? भारत में स्थानीय शासन विषय है, मतलब लोकल गवर्नमेंट जो है तुम्हारा वो किसका विषय है? संघ सूची का, राज्य सूची का, संवर्ती सूची का या अवशिष्ट सूची का? जल्दी से बताएगा फटाफट। ला तुम्हारा स्थानीय शासन कह रहा है, स्थानीय शासन कह रहा है। फटाफट बताएगा कि भाई साहब क्या है, जल्दी से, चाहे सही हो या गलत, लेकिन आंसर आते रहना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर विवेक जोशी भी है, बिल्कुल सही बात है, बट हमको इसका आंसर दे दो ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से हाथ नहीं रुकना चाहिए, जल्दी से भाई साहब। सन्नी है, राकेश है, देखिए जो भी तुम्हारा भाई मेरे राज्य सूची कह रहा है ना, जो भी तुम्हारा राज्य सूची कह रहा है, बिल्कुल मेरे भाई अब ध्यान से समझा देते हैं। तुमसे पूछेगा कि 7वीं अनुसूची में, क्या तुम्हारा 7वीं अनुसूची में कितना सूची बताया गया है? तो क्या बोलिएगा? 3 सूची बताया गया है। 3 सूची में पहला कौन है तुम्हारा? संघ सूची, दूसरा क्या है रसगुल्ला? राज्य सूची, और तीसरा है तुम्हारा संवर्ती सूची। तीसरा कौन है तुम्हारा? संवर्ती सूची। एक बात बताएगा, यदि तुमसे पूछेगा कि संघ सूची में ओरिजिनल में कितना विषय था, तो क्या बोलेगा? 97 गो विषय। और वर्तमान में कितना विषय है? 100 गो विषय। यदि आपसे पूछेगा राज्य सूची में ओरिजिनल में कितना विषय था, तो ओरिजिनल में ध्यान से देखना 66 था और अभी का एगो है 61 है। संवर्ती सूची में पूछेगा कि मूल संविधान के समय में संवर्ती सूची में कितना था, तो कितना था मेरे भाई? 47 यानी 47 था। और प्रेजेंट में कितना है? 52 है यानी 52 है। यदि तुमसे पूछेगा जल्दी से एक रसगुल्ला मेरे तरफ से, संवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया, तो क्या बोलिएगा? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहां से लिया गया मेरे भाई? ऑस्ट्रेलिया से जो है तुम्हारा संवर्ती सूची लिया गया। अच्छा जल्दी से बताएगा, एक क्वेश्चन हमको बताएगा। यदि तुमसे पूछेंगे कि भाषा, यदि आपसे पूछ दिया जाए कि भाषा संविधान के किस अनुसूची में है, तो क्या बोलिएगा? भाषा। जल्दी से बताएगा, तो क्या बोलेगा? 8वीं अनुसूची। किस में है तुम्हारा? 8वीं अनुसूची। एक क्वेश्चन और बता दो, ओरिजिनल संविधान में भाषा कितने थे? तो क्या बोलिएगा? 14 भाषा थे। कितने भाषा थे तुम्हारा? 14 भाषा थे। और वही वर्तमान में पूछेगा कि वर्तमान में कितना भाषा है, तो वर्तमान में क्या बोलेगा मेरे भाई? वर्तमान में रसगुल्ला 22 भाषा है। कितना भाषा है तुम्हारा? वर्तमान में 22 भाषा है वो थोड़ा से पूछेगा ना कि जब 14 से 22 हुआ तुम्हारा, तो कब कब जोड़ा गया, तो ध्यान में रखिएगा 3 बार संविधान संशोधन हुआ। एक हुआ 21वां संविधान संशोधन 1967, इसमें एक भाषा जोड़ा गया और वो भाषा कौन था तुम्हारा? सिंधी भाषा। कौन सा भाषा था तुम्हारा मेरे भाई? सिंधी भाषा। दूसरी बार जो संविधान संशोधन किया गया वो 71वां संविधान संशोधन था, वो 1992 में हुआ, 1992 में हुआ। इसमें 3 भाषा जोड़ा गया। पहला कौन सा था तुम्हारा? कोंकणी था मेरे भाई। दूसरा कौन है तुम्हारा? मणिपुरी है तुम्हारा। तीसरा कौन सा है तुम्हारा? तो नेपाली। कौन सा भाई मेरे? नेपाली। और तीसरा बार जो संविधान संशोधन हुआ वो क्या है? तो 92 संविधान संशोधन यानी 92nd जो है तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 तुम्हारा। कौन? 2003। और इसमें जो है 4 भाषा जोड़ा गया था। 4 भाषा कौन कौन सा तुम्हारा? जल्दी से बताएगा फटाफट। 4 भाषा कौन कौन सा? तो ध्यान में रखिएगा, एक तुम्हारा बोडो है, दूसरा डोगरी है, दूसरा कौन सा है? डोगरी। तीसरा है मैथिली। क्या है मेरे भाई? मैथिली है। और चौथा जो है कौन सा है रसगुल्ला? चौथा जो है वो संथाली है। कौन है तुम्हारा? संथाली। क्लियर है? आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। चल मेरे भाई आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आराम से मारेगा। सरकारिया आयोग है, मस्ट क्वेश्चन है, आराम से मारेगा। सरकारिया आयोग संबंधित है, शिफ्ट 1 में पूछा था एसआई में, आराम से मारिएगा। सरकारिया आयोग जो बना था वो किस लिए बना था? पंचायती राज से संबंधित है, चुनाव आयोग के शक्तियों से संबंधित है, केंद्र और राज्य से संबंधित है, या भूमि सुधार से संबंधित है सरकारिया आयोग? और मुझे पता है कि आराम से मारिएगा इसका आंसर, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। और देखिए इसका सही आंसर जो भी ऑप्शन नंबर सी मार रहे हैं ना, यानी केंद्र और राज्य संबंध से, मेरे भाई बिल्कुल सही बात है। लेकिन थोड़ा से पूछेगा, जल्दी से बताएगा फटाफट, और यहां से खूब क्वेश्चन बनता है मेरे भाई। यदि आपसे पूछेगा कि हमको ये बता दो
कि जो सरकारिया आयोग है, रसगुल्ला तुमसे पूछ दिया कि ये जो सरकारिया आयोग है, सरकारिया आयोग आपसे पूछेगा कि ये कब बना था, तो क्या बोलिएगा 1983 में बना था। कब बना था? 1983 में बना था। इसका अध्यक्ष कौन था? सरकारिया आयोग जो बना था, कमिटी जो बना था, इसके अध्यक्ष कौन था? तो ध्यान में रखिएगा RS सरकारिया। कौन है मेरे भाई? RS सरकारिया जो है वो सरकारिया आयोग के अध्यक्ष बने थे। इन्होंने अपना रिपोर्ट कब दिया था? तो इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया था 1988 में, यानी 1988 में जो है अपना रिपोर्ट दिया था। और केंद्र और राज्य के संबंध को सुधारने के लिए यह आयोग बना था। नहीं देखता है पति पत्नी में लड़ाई हो जाता है तो बीच में एक हो रहता है ना कि दोनों को मिलाएं किसी तरह, तो इसी प्रकार केंद्र और राज्य के बीच में यदि संबंध खराब हो जाए, काहे कि भारत में एक दलीय है, द्विदलीय है या बहुदलीय है। भारत में बहुदलीय सिस्टम है, ना जाने कितने छाप है। तो 1988 और भाई मेरे इसीलिए तुम्हारा इसी के तहत तुम्हारा अंतरराज्यीय परिषद, कौन तुम्हारा अंतरराज्यीय परिषद जो है इसी के चलते बना था। और अंतरराज्यीय परिषद आपसे पूछेगा कि कब बना था, तो क्या बोलिएगा अंतरराज्यीय परिषद। ध्यान में रखिएगा ये 1990 में बना था। कब बना था मेरे भाई? अंतरराज्यीय परिषद जो है 1990 में बना था। डेट भी पूछ सकता है, तो 28 मई 1990 को। और अंतरराज्यीय परिषद किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 263 से। किससे संबंधित है? अनुच्छेद 263 से जो है अंतरराज्यीय परिषद है। एगो क्वेश्चन बता दो, अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो क्या बोलेगा मेरे भाई? अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है तुम्हारा? प्रधानमंत्री होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। क्लियर है तुम्हारा? आगे देखें, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चल मेरे भाई आगे देखो, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? मस्त क्वेश्चन है, आराम से मारिएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश का, लोकसभा के अध्यक्ष का, वायुसेना के अध्यक्ष का या राज्यपाल के अध्यक्ष का? यह भी शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर। जल्दी से बताइएगा कि किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। आराम से मारोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, मुझे पता है कि आराम से मार दीजिएगा इसका सही आंसर। और क्या बोलिएगा? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्ति थोड़ी होता है, लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है तुम्हारा। अपने ही जिस पार्टी की सरकार बनती है उसी पार्टी का एगो व्यक्ति लोकसभा का स्पीकर बनता है। जैसे ओम बिरला अभी स्पीकर है तो उसकी नियुक्ति होती है, या अपने में से चुना जाता है, तो अपने में से चुना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। है हो, यदि आपसे पूछेगा कि संसद का चर्चा जो है वो किस अनुच्छेद में है, तो क्या बोलेगा रसगुल्ला? अनुच्छेद 79 में। आपसे पूछेगा संसद के कितने अंग है, तो क्या बोलिएगा? 3 गो अंग है। कितना अंग है? 3 गो अंग है। 3 गो अंग में पहला कौन है? पहला है राष्ट्रपति। पहला कौन है तुम्हारा? राष्ट्रपति। दूसरा कौन है मेरे भाई? राज्यसभा। और तीसरा कौन है तुम्हारा? लोकसभा। तीसरा कौन है तुम्हारा? लोकसभा। राज्यसभा का चर्चा किस में है तुम्हारा? 80 में है। लोकसभा का चर्चा किस में है? 81 में है। किस में है तुम्हारा? 81 में। यदि तुमसे पूछेंगे, जल्दी से बताएगा फटाफट, चाहे सही हो या गलत, लेकिन हमको आंसर आते रहना चाहिए। यदि आपसे पूछेगा कि राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो क्या बोलिएगा? 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। और पूछेगा कौन मनोनीत करता है, तो मेरे भाई कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है रसगुल्ला? राष्ट्रपति करता है। और अपना मन से करेगा रे? नहीं, अपना मन से करेगा तो अपन मौसा मामा सबको नहीं बुला लेगा। ये 4 क्षेत्र में जो शामिल होगा उसी व्यक्ति को इसमें मनोनीत करेगा। पहला कौन सा? तो पहला कला। दूसरा मेरे भाई कौन सा? तो दूसरा मेरे भाई साहित्य। तीसरा कौन सा? तो तीसरा विज्ञान। और चौथा कौन सा? तो चौथा जो है मेरे भाई वो समाज सेवा। चौथा कौन है तुम्हारा? समाज सेवा। ये 4 क्षेत्र से कोई व्यक्ति रहेगा उसी को राज्यसभा में मनोनीत किया जाएगा। ध्यान में रखिएगा, इसमें खेल नहीं है, क्योंकि खेल भी एक कला है और बहुत बच्चा खेल को मार देता है। तुम्हारा खेल एक कला है, उसको कला में ही गिना जाता है। तो 4 क्षेत्र से राष्ट्रपति जो है मनोनीत करते हैं। और कितने सदस्य को? 12 सदस्य को। समझ आ गया तुम्हारा? आगे बढ़े हो, आगे बढ़े। चलिए आगे देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर, आराम से मारोगे। ग्राम पंचायत का गठन देखिए, आराम से मारिए। ग्राम पंचायत का गठन, एक समान नागरिक संहिता, कृषि और पशुपालन, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण। इधर अनुच्छेद है, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44। आराम से मारिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा देखिए तो ग्राम पंचायत का गठन किस में है? अनुच्छेद 40 में बताया गया है। अनुच्छेद 40 में बताया गया है।
यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का चर्चा किसमें किया गया है, यानी 4 में किया गया है। बी का क्या हो गया 4, ए का हो गया 3, बी का हो गया 4। मतलब इसी से आंसर आराम से मार सकते थे, हालांकि और भी मार सकते हैं। कृषि और पशुपालन का चर्चा किसमें है, अनुच्छेद 48 में, और न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग रहेगा, किस अनुच्छेद में है, 50 में रहेगा। अच्छा जल्दी से बताएगा, हम तुमसे पूछेंगे मेरे भाई कि हमको ये बता दो कि तुमसे हम यदि पूछे कि हमको ये बताओ, क्या बताओ, एक सेकंड रुकना। एक सेकंड रुकना। ये चल गया, चलो मेरे भाई इधर देखो, आ जाओ। अब हम क्या बोले कि हमको ये बता दो, सॉरी थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो गया था। अब हमको ये बता दीजिए, यदि आपसे पूछेगा कि हमको ये बता दो मेरे भाई कि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का चर्चा अभी तुरंत चर्चा किए कि अनुच्छेद 44 में है, और आपसे पूछेगा कि भारत में सबसे पहले यूसीसी कहाँ लागू हुआ था, तो क्या बोलिएगा, गोवा में लागू हुआ था, वो आज़ादी के समय से ही। पूछेगा कि आज़ादी के बाद भारत में पहला राज्य जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ तो कौन सा बोलिएगा, उत्तराखंड। क्या बोलोगे मेरे भाई, उत्तराखंड। और पूछेगा उत्तराखंड में कब लागू हुआ था, तो आराम से बताएगा उत्तराखंड में कब लागू हुआ था, 2024 में। और भाई साहब एक और दूसरा राज्य बन गया, और वो कौन सा बना, गुजरात, जहां 2025 में। अभी पूर्ण रूप से गुजरात में लागू नहीं है, लेकिन गुजरात में भी यूसीसी आ चुका है, और ये 2025 में, उत्तराखंड में 2024 में, और आज़ादी के समय से गोवा में है। तो ध्यान में रखिएगा, अभी वर्तमान में भारत का 3 राज्य है, हालांकि आजादी के बाद 2 ही राज्य, पहला उत्तराखंड और दूसरा तुम्हारा गुजरात। इस बात को ध्यान में रखना है, क्लियर है। आगे बढ़े आगे बढ़े, चल मेरे भाई आगे देखो क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति का जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है। सिंपल सा देहाती भाषा में क्वेश्चन ये कहता है कि कौन सा अनुच्छेद ये बताता है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा राष्ट्रपति को जानकारी देना। अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 75 में, 61 में, या फिर तुम्हारा 78 में। जल्दी से बताएगा फटाफट, चाहे सही हो या गलत, लेकिन मेरे भाई आंसर सभी को आना चाहिए, चाहे सही हो या गलत, लेकिन आंसर सभी का आना चाहिए। और ध्यान में रखिएगा, यह अनुच्छेद 78 में बताया गया। किस में बताया गया है, अनुच्छेद 78 में बताया गया है। और अनुच्छेद 78 जो है वो क्या कहता है, अनुच्छेद 78 कहता है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री क्या देगा, जानकारी देगा। जब भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कुछ पूछेगा, प्रधानमंत्री उसको जानकारी देगा। प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है। और ये बात किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 78 में है। हो तुमसे पूछेगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है या चुनाव, तो क्या बोलिएगा, प्रधानमंत्री की, ध्यान में रखना मेरे भाई, नियुक्ति होती, कभी भी चुनाव नहीं होता है, चुनाव संसद का होता है, प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है। और नियुक्ति कौन करता है, तो क्या बोलेगा मेरे भाई, राष्ट्रपति करता है। और बोलेगा कि किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो अनुच्छेद 75 के तहत जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तुम्हारा राष्ट्रपति करता है, रसगुल्ला। और तुमसे यह भी पूछेगा कि अन्य मंत्री जितने भी होते हैं उसके भी क्या होती है, तुम्हारा इसका भी नियुक्ति होता है। और इसका भी नियुक्ति कौन करता है, तो इसका भी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और वो भी अनुच्छेद 75 के तहत करता है। प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति 75 के तहत, अन्य मंत्री की भी नियुक्ति 75 के तहत। लेकिन अन्य मंत्री में ध्यान में रखिएगा, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति जो है वो तुम्हारा अन्य मंत्री की नियुक्ति करेगा। यानी कौन गृह मंत्री होगा, कौन रेल मंत्री होगा, कौन स्वास्थ्य मंत्री होगा, यह राष्ट्रपति खुद तय नहीं करेगा। प्रधानमंत्री जिसका नाम देगा राष्ट्रपति उसको तुम्हारा नियुक्त करेगा। और यह बात किस अनुच्छेद में कहा गया है, 75 में कहा गया। यदि आपसे पूछेगा कि पीएम जो है प्रधानमंत्री, जल्दी से बताएगा, एक क्वेश्चन दू रसगुल्ला मेरे भाई, यदि तुमसे पूछेगा कि प्रधानमंत्री जो है वो एक सदन से हो सकता है या दोनों सदन से हो सकता है, तो ध्यान में रखिएगा, प्रधानमंत्री राज्यसभा से भी हो सकता है और लोकसभा से भी हो सकता है, यानी दोनों सदन से हो सकता है। ऐसा प्रधानमंत्री है जो राज्यसभा से हुआ है, तो बोलेगा हाँ, जैसे इंदिरा गांधी,
मेरे भाई, इंदिरा गांधी जो भारत में प्रधानमंत्री बनी थी 1966 में तुम्हारा, वो भाई मेरे राज्यसभा से हुई थी। एच डी देवगौड़ा का नाम सुने होंगे, देवगौड़ा साहब जी भी जो थे तुम्हारा, देवगौड़ा साहब भी जो थे तुम्हारा, ये भी जो प्रधानमंत्री बने थे तो ये भी राज्यसभा से ही थे, इस बात को ध्यान में रखना है यदि तुमसे पूछेगा। यानी ये बने थे 1996 के अप्रोक्स में। और मनमोहन सिंह का नाम सुने होंगे, मनमोहन सिंह भी तुम्हारा जो भारत के प्रधानमंत्री बने थे, ये कब बने थे? 2004 में। ये भी जो बने थे तुम्हारा, ये भाई साहब राज्यसभा के ही सदस्य थे। किसके सदस्य थे? राज्यसभा के ही सदस्य थे, इस बात को ध्यान में रखना है। क्लियर है तुम्हारा? आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, चल मेरे भाई आगे देखो तुम्हारा क्या कह रहा है क्वेश्चन। आगे है ये रहा 11 नंबर क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा 11 नंबर क्वेश्चन, ये रहा 11 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो संसद का सदस्य तो नहीं है लेकिन वो संसद के कार्यवाही में भाग ले सकता है? उपराष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का महान्यायवादी या मुख्य निर्वाचन आयुक्त? तो जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फटाफट, चाहे सही हो या गलत, लेकिन आंसर आते रहना चाहिए। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से फटाफट, चाहे सही हो या गलत, जल्दी से भाई मेरे, जल्दी से इसका बता दो क्या हो जाएगा। देखो क्या बात कर रहा है मेरे भाई, जो भी तुम्हारा भारत का महान्यायवादी कह रहा है ना, यानी अटॉर्नी जनरल का ना रसगुल्ला, बिल्कुल सही बात है तुम्हारा। महान्यायवादी का चर्चा आपसे पूछेगा कि महान्यायवादी जो है तुम्हारा, इसका चर्चा तुमसे पूछेगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो क्या बोलेगा रसगुल्ला? अनुच्छेद 76 में है। और तुरा से पूछेगा कि महान्यायवादी का, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो क्या बोलिएगा? महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं मेरे भाई? राष्ट्रपति साहब जो है वो महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। और महान्यायवादी दोनों सदन में बैठ सकता है, बोल सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन महान्यायवादी वोट नहीं दे सकता है, क्योंकि वोट वही देगा जो उस सदन का सदस्य है। इस सदस्य नहीं ना है हो, ये बस बोल सकता है, उसमें भाग ले सकता है, लेकिन वोट जो है महान्यायवादी कभी भी नहीं देता है। और इसका चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 76 में है। तो जिस प्रकार केंद्र में महान्यायवादी होता है उसी प्रकार राज्य में भी एक होता है तुम्हारा, और राज्य में जो होता है उसको कहते हैं महाधिवक्ता। क्या कहते हैं मेरे भाई? महाधिवक्ता। इसको इंग्लिश में कहते हैं एडवोकेट जनरल। महान्यायवादी को कहते हैं अटॉर्नी जनरल और इसको कहते हैं एडवोकेट जनरल। और इसका चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो महाधिवक्ता का चर्चा कई बार एग्जाम में आया है अनुच्छेद 165 में। और महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है रसगुल्ला वो राज्यपाल करता है। यानी केंद्र का हेड कौन होता है? राष्ट्रपति। तो महान्यायवादी का राष्ट्रपति किया, और राज्य का हेड कौन होता है? राज्यपाल। तो महाधिवक्ता का कौन करेगा? राज्यपाल। सेम दोनों को पावर होता है, और ध्यान में रखिएगा दोनों का नियुक्ति होता है, एगो का राष्ट्रपति करता है और एगो का कौन करता है? राज्यपाल करता है। क्लियर है तुम्हारा? आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा? शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है तुम्हारा एसआई में। संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य, संसद के किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली एवं पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। जल्दी से बताइएगा, जब भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा कौन उसमें शामिल नहीं होगा? तो ध्यान में रखिएगा, महाभियोग में संसद के दोनों सदन के सदस्य शामिल होते हैं, चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो। लेकिन विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य तुम्हारा क्या होता है? तो भाई साहब राष्ट्रपति के महाभियोग में शामिल नहीं होता है। यानी 1 2 तो होगा लेकिन 3 और 4 होगा। और यही ना क्वेश्चन कह रहा था कि कौन भाग नहीं लेगा, तो 3 और 4 भाग नहीं लेगा और 3 4 कहीं है हो। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका तुम्हारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछेगा कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है, यदि आपसे पूछेगा मेरे भाई कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है, ये राष्ट्रपति पर महाभियोग का चर्चा किस अनुच्छेद में? जल्दी से बताइएगा, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग का चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में है। और महाभियोग में ध्यान में रखना है संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य जो है इस महाभियोग में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी सभी सदस्य बोले तो निर्वाचित भी और मनोनीत भी। लेकिन ध्यान में रखिएगा विधानसभा का जो सदस्य होता है राज्य का, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। केंद्र शासित प्रदेश
जो होता है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। लेकिन यदि राष्ट्रपति के चुनाव का चर्चा करेगा तो चुनाव का चर्चा किस अनुच्छेद में है? 54 में है मेरे भाई। और ध्यान में रखना है चुनाव में जो है तुम्हारा वो दोनों सदन तो होते ही है, लोकसभा और राज्यसभा तो होते ही है, लेकिन ध्यान में रखिएगा चुनाव में मनोनीत सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करेगा, चुनाव में सिर्फ निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करता है। हटाने में निर्वाचित और मनोनीत दोनों करता है, लेकिन निर्वाचित में तुम्हारा जब निर्वाचन होता है तो उसमें जो है तुम्हारा भाई मेरे सिर्फ निर्वाचित करेगा, हटाने में सब होगा और लाने में सिर्फ निर्वाचित होगा। लेकिन लाने में विधानसभा भी रहता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और लाने में केंद्र शासित प्रदेश भी है, और केंद्र शासित प्रदेश में दो गो है, एगो तुम्हारा कौन सा है? दिल्ली है, और दूसरा तुम्हारा पुडुचेरी है। ध्यान में रखना, कई मास्टर पढ़ा देता है जम्मू कश्मीर हो, लेकिन जम्मू कश्मीर अभी तक उसमें नहीं है। ध्यान में रखिएगा जम्मू कश्मीर राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करता है। संविधान में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर जो है वो पार्टिसिपेट करेगा। केंद्र शासित प्रदेश है, वो भी कर सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर नहीं करता है। दुए को करता है, एगो दिल्ली और दूसरा तुम्हारा पुडुचेरी। और कई मास्टर बढ़िया मास्टर पढ़ा देता है जम्मू कश्मीर हो। अब तुम समझ गया हो का नाम कर रहे हैं। अब ध्यान में रखना है, और 21 संविधान संशोधन के द्वारा कहा गया, तो ध्यान में रखिएगा ये पूछेगा कि दिल्ली और पुडुचेरी ओरिजिनल संविधान मतलब ओरिजिनल टाइम से तुम्हारा राष्ट्रपति में भाग लेता है क्या? नहीं, इसको बाद में दिया गया। और पूछेगा कि कब दिया गया, तो ध्यान में रखिएगा 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। क्लियर है तुम्हारा? आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। चल मेरे भाई आगे देखो तुम्हारा क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है। आराम से मारेगा, कोई हड़बड़ी नहीं है, मुझे पता है कि आराम से इसको मार दीजिएगा। बलवंत राय मेहता समिति ने मारिएगा हो, पंचायती राज से, मौलिक अधिकार से, मूल कर्तव्य से, नीति निदेशक तत्व से। तो बलवंत राय मेहता समिति किससे था? पंचायती राज से। किससे है मेरे भाई? पंचायती राज से। तुमसे पूछेगा कि बलवंत राय मेहता समिति जो है मेरे भाई, बलवंत राय मेहता समिति जो है ये कब बना था? तो ध्यान में रखिएगा 1957 में बना। और पूछेगा कि बलवंत राय मेहता समिति जो है वो तुम्हारा काय स्तरीय पंचायती राज का बात किया था? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज का बात किया था। काय स्तरीय? त्रिस्तरीय पंचायती राज का बात किया था। और ध्यान में रखिएगा त्रिस्तरीय, एगो गांव लेवल पर, एगो ब्लॉक लेवल पर, एगो जिला लेवल पर। गांव लेवल को ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति, और जिला लेवल पर जिला परिषद का बात किया। लेकिन बलवंत राय मेहता समिति को मतलब इसको संवैधानिक दर्जा तो नहीं दिया गया, बाद में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। एक और समिति बना था, यह भी एग्जाम में पूछता है, अशोक मेहता समिति। कौन समिति तुम्हारा मेरे भाई? अशोक मेहता समिति। और अशोक मेहता समिति कब बना था? 1977 में बना था। लेकिन इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज का बात नहीं किया, इसने द्विस्तरीय पंचायती राज का बात किया। और एक बात और ध्यान में रखना है कि ये द्विस्तरीय, इसने ब्लॉक लेवल को हटाया। लेकिन आपसे पूछेगा कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? यदि आपसे पूछेगा कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, तब क्या बोलेगा मेरा भाई? जल्दी से बताएगा फटाफट। पंचायती राज यदि आपसे पूछेगा कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत तुम्हारा इसको पंचायती राज संवैधानिक दर्जा दिया गया। लागू कब हुआ? तो 24 अप्रैल 1993 को। कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। इसलिए 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं। कौन दिवस मनाते हैं मेरे भाई? पंचायती राज दिवस जो है रसगुल्ला, वो कई तारीख को मनाते हैं? 24 अप्रैल को मनाते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। क्लियर है तुम्हारा? आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं तुम्हारा, और आगे देखो मेरे भाई क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? मुख्यमंत्री का जो काम होता है या शक्ति है, उसका चर्चा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? मस्ट क्वेश्चन है, शिफ्ट फर्स्ट का ये भी क्वेश्चन है। अनुच्छेद 162, 168, 167 या फिर तुम्हारा 169। जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री का शक्ति। जल्दी से फटाफट बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और देखो मेरे भाई, जो भी तुम्हारा अनुच्छेद 167 कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 167। लेकिन तुमसे पूछेगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति, यदि आपसे पूछेगा कि सीएम की जो नियुक्ति है इसका चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 164 में है। किसमें है तुम्हारा? अनुच्छेद 164 में है। और पूछेगा सीएम की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो राज्यपाल के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? राज्यपाल के द्वारा। अन्य मंत्री की भी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही होती है, लेकिन मुख्यमंत्री के सलाह पर तुम्हारा राज्यपाल अन्य मंत्री को नियुक्त करता है। अच्छा, तुमसे पूछेगा कि भाई साहब चाहे सीएम हो और चाहे अन्य मंत्री हो, आपसे पूछे
पूछेगा कि इन लोग को शपथ कौन दिलवाएगा, तो शपथ भी ध्यान में रखिएगा, शपथ भी राज्यपाल के समक्ष ही लेता है ये लोग, राज्यपाल यानी गवर्नर के समक्ष ये लोग शपथ भी लेता है। अच्छा, तुमसे पूछेगा शपथ का चर्चा, एक नहीं दो रसगुल्ला मेरे तरफ से फटाफट बताएगा। शपथ का चर्चा जो है संविधान के किस केमी अनुसूची में है, तो क्या बोलिएगा, तीसरी अनुसूची में, यानी थर्ड शेड्यूल में जो है तुम्हारा तीसरी अनुसूची में। कई बार क्वेश्चन आता है कि शपथ, जितना संवैधानिक पद का शपथ है उसका चर्चा जो है संविधान के किस अनुसूची में किया गया है, तो तीसरी अनुसूची में किया गया है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। क्लियर है तुम्हारा? आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। चल मेरे भाई 15 नंबर क्वेश्चन देखो, आराम से मारेगा, फटाफट मारेगा। कह रहा है कि राज्य विधानसभा का अधिकतम संख्या निर्धारित है। राज्य विधानसभा में मैक्सिमम सीट कितना हो सकता है? 60 गो, 240 गो, 360 गो या फिर तुम्हारा 500? जल्दी से बताइएगा, किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम सीट कितना हो सकता है? मुझे पता है कि आराम से मारिएगा फटाफट, चाहे सही हो या गलत। ध्यान में देखो, जो भी ऑप्शन नंबर डी मार रहा है ना, यानी जो भी 500 मार रहा है ना रसगुल्ला, बिल्कुल सही बात मार रहा है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तुम्हारा डी हो जाएगा, ध्यान में रखना है। अच्छा, तुमसे पूछेगा कि विधानसभा का चर्चा जो है वो किस अनुच्छेद में है, तो क्या बोलिएगा, अनुच्छेद 170 में है। और तुमसे पूछेगा अधिकतम सीट कितना हो सकता है? 500। लेकिन थोड़ा से मिनिमम भी तो पूछ सकता है रे, यानी न्यूनतम सीट थोड़ा से पूछेगा विधानसभा में कितना होता है, तो ध्यान में रखिएगा मिनिमम 60 का बात किया गया है और मैक्सिमम जो है वो 500 का बात किया गया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यदि तुमसे पूछेगा विधानसभा अस्थाई है या अस्थाई, तो क्या बोलिएगा, विधानसभा एक अस्थाई सदन है। विधानसभा का कार्यकाल कितना, तो जनरली 5 साल का होता है, यानी सामान्यतः कितना साल का होता है? 5 साल का होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि 5 साल रहबे करेगा, 5 साल से पहले गिर भी सकता है। यदि बहुमत खो दिया सरकार तो विधानसभा का विघटन हो जाएगा। और विधानसभा का विघटन करने का पावर, यह भी क्वेश्चन आता है कि विधानसभा का विघटन करने का पावर किसके पास होता है, तो रसगुल्ला ध्यान में रखना, राज्यपाल के पास होता है। किसके पास होता है? तुम्हारा राज्यपाल के पास होता है। क्लियर है तुम्हारा? आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। चल मेरे भाई 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। सामूहिक रूप से जो केंद्र का मंत्री परिषद होता है वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है? राज्यसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति या लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति? मस्ट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आता है, फाउंडेशन पढ़ाते भी हैं तो उसमें भी बताते हैं, यहां से क्वेश्चन बहुत सारा आता है। जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फटाफट। केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है किसके प्रति? जल्दी से। और देखिए जो भी तुम्हारा लोकसभा मार रहा है ना मेरे भाई, जो भी लोकसभा मार रहा है बिल्कुल सही मार रहा है, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहता है। लेकिन वही तुमसे व्यक्तिगत यदि पूछ देता ना, यानी मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति रहता है, तब मारता राष्ट्रपति। क्या मारता तुम्हारा? तब मारते राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति ने नियुक्त किया था। तो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति, लेकिन सामूहिक रूप से किसके प्रति, तो लोकसभा के प्रति। इस बात को ध्यान में रखना है। इसका चर्चा तुम्हारा भाई साहब किसमें, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा तुम्हारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना। अच्छा, तरह से पूछेगा कि केंद्र में कौन विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? फटाफट बताएगा। कौन सा बिल मनी बिल है, इसका निर्णय कौन करता है? जल्दी से बताएगा फटाफट। ऑप्शन ए दे रहे हैं तुमको राष्ट्रपति, जल्दी से बताएगा। ऑप्शन ए दे रहे हैं तुमको राष्ट्रपति, बी दे रहे हैं तुम्हारा प्रधानमंत्री, और सी दे रहे हैं लोकसभा का स्पीकर यानी लोकसभा का अध्यक्ष। कौन बिल मनी बिल है यह तय करने वाला व्यक्ति कौन होता है, तो क्या बोलिएगा? कई बार क्वेश्चन आता है तो मेरे भाई लोकसभा का स्पीकर तय करता है कि कौन बिल मनी बिल है। अच्छा, तरह से पूछेगा कि धन विधेयक का चर्चा, यदि तुमसे पूछेगा कि धन विधेयक का चर्चा, यदि तुमसे पूछ दिया रसगुल्ला कि धन विधेयक का चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो क्या बोलेगा? अनुच्छेद 109 में भी है और 110 में भी है। 110 में धन विधेयक के परिभाषा के बारे में बताया गया है और 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, यानी प्रोसीजर ऑफ मनी बिल बताया गया है। धन विधेयक लोकसभा में होगा या राज्यसभा में? जल्दी बताएगा। धन विधेयक लोकसभा में लाया जाएगा या राज्यसभा में? जल्दी से बताएगा। ध्यान में रखना, धन विधेयक कभी भी राज्यसभा में नहीं लाया जाता है। कहां लाया जाता है, तो लोकसभा में लाया जाता है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्लियर है तुम्हारा? आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। चल मेरे भाई आगे देखो, तुम्हारा 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। संघीय कार्यपालिका में ध्यान से समझना, अभी देखो राष्ट्रपति होगा कि नहीं होगा, प्रधानमंत्री भी होगा तुम्हारा, महान्यवादी भी होगा, लेकिन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
होगा यानी कैग होगा रे, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, क्योंकि कैग जो है इसमें शामिल नहीं होता है। यदि आपसे पूछेगा कि कैग का चर्चा किस अनुच्छेद में है तो क्या बोलिएगा, अनुच्छेद 148 में है। किस में है तुम्हारा, अनुच्छेद 148 में कैग का चर्चा है। तुमसे पूछेगा कि ये जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो क्या बोलिएगा, इसकी नियुक्ति जो है रसगुल्ला राष्ट्रपति के द्वारा होता है। किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तुमसे पूछेगा कि वर्तमान में कैग कौन है, यदि आपसे पूछेगा कि वर्तमान में कैग कौन है, जल्दी क्वेश्चन आएगा, करंट अफेयर से क्वेश्चन आएगा कि वर्तमान में जो है तुम्हारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है, तुम्हारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो ध्यान में रखिएगा श्री के संजय मूर्ति। कौन है तुम्हारा, श्री के संजय मूर्ति जो है वो तुम्हारा क्या है कि वो तुम्हारा अभी वर्तमान में जो है वो कैग है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। पहला यदि आपसे पूछ देता कि पहला भारत का कैग कौन था, जल्दी से बताइएगा, पहला भारत का पहला कैग कौन है, तो नरहरि राव। कौन है तुम्हारा, नरहरि राव जो है तुम्हारा, नरहरि राव जो है वो भारत का पहला जो है तुम्हारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे। इनको 1954 में पद्म भूषण भी दिया गया था। इस बात को ध्यान में रखना है। क्लियर है, आगे बढ़े आगे बढ़े। 18 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका, उद्देशिका बोले तो प्रस्तावना में संशोधन किया गया 40वां, 42वां, 44वां या 45वां, जल्दी से बताएगा फटाफट, चाहे सही हो या गलत, लेकिन आंसर आते रहना चाहिए फटाफट, जल्दी से बताएगा। प्रस्तावना में तो ध्यान में रखिएगा 42वां संविधान संशोधन, क्या संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जो है मेरे भाई वो संशोधन किया गया। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976, और इसमें 3 शब्द को जोड़ा गया था। 3 शब्द कौन सा तुम्हारा, तो ध्यान में रखिएगा, पहला तुम्हारा समाजवादी रसगुल्ला, दूसरा तुम्हारा पंथ निरपेक्ष, दूसरा कौन सा तुम्हारा पंथ निरपेक्ष, और तीसरा तुम्हारा अखंडता, तीसरा कौन सा तुम्हारा अखंडता। ये प्रस्तावना में 3 शब्द अलग से ऐड किया गया था। और क्या संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इस बात को ध्यान में रखना है। क्लियर है तुम्हारा, क्लियर है, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। चल मेरे भाई 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, राष्ट्रपति राज्यसभा में डैश सदस्यों को मनोनीत करता। अभी तुरंत बताए थे ना, अभी तुरंत बताए कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो कितना करता है, 12 गो को करता है। कितना को करता है, 12 गो को, और अपने मन से करेगा नहीं ना करेगा, 4 क्षेत्र से करेगा। कितने क्षेत्र से करेगा, 4 क्षेत्र। और 4 क्षेत्र हम तुम लोग को बता चुके हैं, एक कला होता है, दूसरा तुम्हारा साहित्य होता है, तीसरा तुम्हारा विज्ञान होता है रसगुल्ला, और चौथा तुम्हारा कौन होता है, चौथा होता है समाज सेवा। चौथा कौन होता है, समाज सेवा। इस बात को ध्यान में रखना है। क्लियर है तुम्हारा, आगे बढ़े आगे बढ़े। और आज के सेशन का ये अंतिम क्वेश्चन होगा और आराम से मारिएगा। कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है। जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो किस अनुच्छेद के तहत जो है, मतलब अनुच्छेद 19 में जो आपको 6 गो मौलिक अधिकार है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। जल्दी से बताइए, 356, 360, 358, 361। आराम से मारेगा, मलपुआ क्वेश्चन है और मुझे पता है कि कोई दिक्कत होने वाला आप लोगों को न है। जल्दी से बताएगा फटाफट। और देखो मेरे भाई, जो भी अनुच्छेद 358 मार रहे हैं ना, 358 हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल 352 में बात किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल का चर्चा किस में है, 352 में। और जब भी 352 आता है ना तो अपने साथ एगो को और फ्री में लेके आता है, और वो होता है 358। और 358 कहता है कि जब भी 358 लागू होगा, आपका जो आर्टिकल 19 में 6 गो मौलिक अधिकार दिया हुआ है, वो 6 मौलिक अधिकार को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। यदि तुमसे पूछेगा आपातकाल का चर्चा, जल्दी बताएगा रसगुल्ला। लास्ट क्वेश्चन है, 2 नहीं 3 रसगुल्ला भी मिलो, अभी खिला देंगे भाई साहब। आपातकाल का चर्चा तुमसे पूछेगा संविधान के किस भाग में है, तो क्या बोलेगा मेरे भाई, भाग 18 में है। किस में बोलेगा रसगुल्ला, भाग 18 में जो है तुम्हारा वो संविधान का तुम्हारा मतलब संविधान में आपातकाल के बारे में चर्चा किया गया है। आपातकाल कितना प्रकार का, तो 3 प्रकार का है तुम्हारा। एक 352 है, दूसरा तुम्हारा 356 है, और तीसरा तुम्हारा 360 है। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन, और 360 जो है मेरे भाई वित्तीय आपातकाल है। अब हमको बता दो कि यहां तक बढ़िया तरीके से समझ आया कि नहीं समझ आया। मजा आया तो एक बार 5 दबा दो फटाफट। और भाई मेरे लुसेंट चल रहा है 2 बजे से, मतलब मंडे टू सैटरडे, और खतरनाक रूप से चल रहा है। उस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चल रहा है। जितना बिहार से रिलेटेड एग्जाम है वही सारा पेपर ले रहे हैं हम। तो भाई साहब आप लोग उसमें आ भी सकते हैं। भाई इतना तो तय है कि तुम लोग चिंता नहीं करना है, जब तक रहेगा जान तब तक साथ चलेंगे जान, चिंता नहीं करना है, ठीक है भाई मेरे। तो आज के लिए बस इतना ही था।
लव यू, सब्बा खैर, गुड नाइट, हर हर महादेव। मिलते हैं कल हम लोग इसी समय में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आज की क्लास जो है मेरे भाई वो यहीं तक रहेगी। आगे कल से आपका पूरा का पूरा क्लास जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। किसी कारणवश नहीं हो पाएगा तो आगे की क्लास जो है वो कल से आप लोगों का कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।